कोशिश कर, हल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन सा लक्ष्य साध, अरे निशाना तो लगा। और फिर देख, सूखे रेगिस्तान से भी जल निकलेगा। और अगर तुझे तेरी किस्मत लगती है बंजर, तो अपनी मेहनत से अपने सपनों को सींच के तो देख। और फिर उस बंजर किस्मत से भी सफलता का फल निकलेगा। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता है आपका बड़ा भाई निखिल था भाई, और रफ्तार जेईई सीरीज में आप सभी का बहुत ही दिल से स्वागत है। दोस्तों, मैं जानता हूं कि काफी बच्चों के लिए ये जो चेहरा आपको अभी वीडियो पे दिख रहा है, ये हो सकता है एकदम नया नया सा हो। तो मैं पहले अपने बारे में बताना चाहूंगा। तो दोस्तों, मेरी जो टीचिंग करियर की स्टार्ट हुई है वो स्टार्ट हुई है 2013 से, और वो कोटा के एक बहुत ही बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं पढ़ाने लगा। वहां के हेड ऑफिस मतलब कोटा में भी पढ़ाया, उसके अलग अलग ब्रांचेस में भी पढ़ाया, और उनमें से एक ब्रांच पे मैं 4 साल तक सेंटर एकेडमिक हेड भी रह चुका हूं। कुल मिला के ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा 8 साल से भी ज्यादा का है, और इन 8 सालों में बहुत सारे बच्चों को देश के सर्वोच्च कॉलेजेस में मैंने पहुंचाया है। खैर, कहना थोड़ा सा गलत होगा क्योंकि बच्चा खुद की मेहनत से निकलता है। टीचर का काम होता है सिर्फ एक दिशा देना, तो वो दिशा हमने दी है कई बच्चों को, और बहुत सारे बच्चों ने आईआईटी में बहुत अच्छी अच्छी रैंक्स स्कोर की हैं, अच्छे अच्छे कॉलेजेस और ब्रांचेस में पहुंचे हैं, आईआईटी, एनआईटी, इवन मेडिकल कॉलेजेस में। ओके, सो ये है मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब बात आती है कि सर आप यहां तो आ गए हैं, अब आप यहां क्या डिलीवर करने वाले हैं। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मेरा एक्सपीरियंस लगभग ऐसा कह सकते हो कि 1.5 साल होने को आया है। पिछले 1 साल में किसी और इंस्टीट्यूट में था, एंड नाउ आई एम विद फिजिक्स वाला फ्रॉम फ्यू मंथ्स। और ऐप पे मैं पढ़ा रहा था अभी तक, और अभी मुझे मौका मिला है आपसे रूबरू होने का इस YouTube चैनल से। ओके, तो दोस्तों, यहां पर जो चीजें रहेंगी वो कुछ इस तरीके से रहेंगी कि हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए लेवल को इंक्रीज करेंगे। मतलब ऐसा आपको नहीं सोचना है कि यार ये जेई का बैच है तो यहां पे सिर्फ हाई फाई चीजें ही होंगी, है ना। आप चाहे किसी भी लेवल पे हो, आप हर बच्चे के लिए सारी चीजें यहां पर आपको मिलेंगी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि पढ़ लेने के बावजूद भी कुछ ब्लॉक्स मिसिंग रहते हैं फाउंडेशन में, उस बेस में। तो उनको फिलअप करते हुए अगर चलना है तो हमको बेस से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो खुशी की बात आप लोगों के लिए ये है कि ऐसा नहीं सोचे कि यार इसमें सर कुछ स्किप करके पढ़ाएंगे क्योंकि थोड़ा सा जल्दी कवर अप करना है। नहीं, हर चीज आपको बताई जाएगी, बड़े ही इत्मीनान से, आराम से बताई जाएगी। बस आप लोगों से जो एक गुजारिश है, एक जो मैं रिक्वेस्ट कहूंगा, वो ये है कि आप अपनी मेहनत पे विश्वास रखें और मेहनत करते रहें, और साथ साथ चलते रहें, और लेक्चर्स का लेवल भी बढ़ेगा और आपका लेवल भी बढ़ेगा, है ना। तो इस तरीके से पढ़ाई यहां पर होगी। थोड़ा सा मैं यहां पे पहले बता दूं कि हो सकता है काफी बच्चों को लगे कि यार स्टार्टिंग के लेक्चर्स तो बहुत ही बेसिक लेवल के लग रहे हैं, और ये तो जरूरी ही नहीं है पढ़ाना, क्योंकि सर ये क्यों पढ़ा रहे हो आप, ये है ना, बेसिक चीजें क्यों पढ़ा रहे हो, है ना। तो यार आप ये समझो कि हो सकता है आपको वो चीजें आती हों, लेकिन हर बच्चे को वो शायद चीजें नहीं आती होंगी। तो इस प्रकार हम यहां पर बेसिक लेवल को पहले कवर करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बेसिक लेवल से मतलब यह है कि हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का चैप्टर, वो है मैथमेटिकल टूल्स। जी हां, चैप्टर 1 जो है उससे पहले हम मैथमेटिकल टूल्स पढ़ेंगे, और अगर आप समझ पा रहे हैं तो आपके दिमाग में बत्ती तो जल ही गई होगी। यार सर हमको पता है आप किसकी बात कर रहे हो, आप पढ़ाने जाओगे क्या इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और वेक्टर्स। तो जी हां, है ना, काफी बच्चों को अभी तक भी, मतलब वो पढ़ते हुए उनको काफी महीने हो गए, लेकिन अभी भी उनको इंटीग्रेशन में दिक्कत आ जाती है, अभी भी उनको वेक्टर में दिक्कत आ जाती है, अभी भी उनको ट्रिग्नोमेट्री की जो वैल्यूज रहती है कि साइन 120 डिग्री या साइन पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, इनकी वैल्यूज कैसे निकालें सर, साइन 37 की वैल्यू क्या होती है। मतलब बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें बच्चों को नहीं आती है, तो उनको हम पहले कवर अप करेंगे इस चैप्टर में, और इस चैप्टर के बाद हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। और जैसे ही हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर खत्म होगा, फिर अपनी रियल फिजिक्स स्टार्ट होगी, और आपको एकदम बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है। तो ऐसा ना सोचना कि सर फ्री में दे रहे हो तो क्या कुछ छुपा छुपा के दोगे क्या, मतलब आधी चीजें बताओगे आधी नहीं बताओगे, ऐसा नहीं है भाई, सब कुछ मिलेगा, कंटेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, ये तुम्हारे बड़े भाई का वादा है तुमसे, ठीक है। तो बस तुम मेहनत के लिए तैयार रहो, और अभी मैं अपने शब्दों को देता हूं विराम, और अभी चलते हैं इस लेक्चर के शुरुआत पे, है ना, मतलब स्टार्ट करते हैं इसको। शुरुआत पे तुमको लगे सर कहीं वापस स्क्रॉल बैक करके तो नहीं जाना है ना, कई बार मुंह से उठ पटांग चीजें निकल जाती है ना। तो शुरुआत से मतलब था कि इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं।
तो आइए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को, और आज के सेशन में हम बात करेंगे फंक्शंस की और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की। ऑब्वियसली ये मैथ से रिलेटेड चीजें हैं, लेकिन ये आनी चाहिए, क्योंकि आप जैसे ही आगे वाले चैप्टर्स पढ़ने लगेंगे तो आपको दिखेगा कि पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, आपने पढ़ा होगा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो अलग अलग क्वांटिटीज का एक दूसरे के साथ कुछ रिलेशन या फंक्शन होता है, तो वो फंक्शन के बारे में हम जानकारी लेंगे, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हम सीखेंगे, फिर डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे, इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, और वेक्टर खत्म करते ही ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो सबसे पहली बात यह है कि भाई साहब जरूरत ही क्यों है फिजिक्स के चैप्टर में या फिजिक्स के लेक्चर में मैथमेटिक्स का क्या काम। तो मैथमेटिक्स क्या है भाई साहब, इट इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। जिस तरीके से मैं अपनी बात को रखने के लिए एक लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा हूं, और जब भी हम आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो लैंग्वेज वो माध्यम या मीडियम बन जाता है जिससे कि चीजें बहुत ही सरल हो जाती हैं, इजी हो जाती हैं, और हमारी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाती है। हम एक दूसरे को समझ पाते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप क्या कहना चाह रहे हैं। उसी तरीके से मैथमेटिक्स फिजिक्स की लैंग्वेज, फिजिक्स के लॉज को समझने के लिए मैथमेटिक्स जो है वो एक ऐसी लैंग्वेज है जो उसको और ज्यादा खूबसूरत बना देती है फिजिक्स को, है ना। फिजिक्स को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बना देती है, फिजिक्स समझ में आने लग जाती है। तो मैथमेटिक्स की जरूरत तो है ही। अब कोई भी काम करोगे तो भैया टूल्स की जरूरत पड़ेगी। भाई साहब आपको पेड़ काटना है, रिबन काटना है ना, या कुछ और काटना है, तो यहां पर आपको टूल्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अब किसी ने कहा कि यार पेड़ काटना है, और मेरे जैसा बंदा जो है ब्लेड लेके पहुंच गया जिससे शेव बनाते हैं, और भाई साहब पेड़ काटने लगा ब्लेड से, क्या कट पाएगा? क्या नहीं कट पाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि पेड़ काटने के लिए ब्लेड की नहीं, किसकी जरूरत है? कुल्हाड़ी की। ऐसे ही भाई साहब किसी ने किसी को बुलाया कि आओ हमारे शोरूम का उद्घाटन है, आप मुख्य अतिथि हैं, गेस्ट हैं, आप आके रिबन काटिए। भाई साहब जो है क्या लेके पहुंच गए हैं? ये भाई साहब लेके पहुंच गए हैं कुल्हाड़ी, रिबन काटने हैं। अब सोचो, कुल्हाड़ी लेके अगर कोई उद्घाटन समारोह में पहुंच जाए, कोई देखे भाई ये रिबन काटने आया है कि गले काटने आया है भाई। तो बात समझ रहे हो कि आप जो टास्क कर रहे हो, कोई भी चीज कर रहे हो, तो टूल की जरूरत तो है, लेकिन वो टूल सही सेलेक्ट किया है कि नहीं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहां पर जरूरत हो जाती है इस चैप्टर की बहुत ज्यादा। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल से। कांस्टेंट नाम पढ़ के ही आपको पता होगा, अरे सर ये तो हमें पता है, फिर भी हम फटाफट से देखेंगे। कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू सेम रहती है, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। जैसे कि अगर मैं कहूं पाई, पाई की वैल्यू आप जानते हो 22/7 है, हमेशा वही रहेगी। ऐसा नहीं कि आज 22/7 बोल रहा हूं तो कल 11/7 बोलूंगा, है ना। तो पाई एक कांस्टेंट हो गया। जितने भी न्यूमेरिकल नंबर्स है 1 2 3 4 5 ये सब क्या है? ये कांस्टेंट है ना। अच्छा सर अगर बात की जाए मान लीजिए मेरे वेट की, मैं अपने वेट की बात करता हूं, तो यार मेरा वेट या मास की बात कर लेते हैं। तो अभी मान लो इस 10 सेकंड के टाइम इंटरवल में अगर आप मेरे मास को देखोगे तो वो लगभग कांस्टेंट है। लेकिन शायद आज से तुम 2 महीने बाद मेरे मास को या वेट को देखो तो हो सकता है कि मैं सर्दियों में खा पी के थोड़ा सा मोटा तगड़ा हो जाऊं, है ना, या फिर मैं थोड़ा सा पतला हो जाऊं। और तुम ये ड्यूरिंग द क्लास देखोगे, है ना। मतलब मेरे पर्सनैलिटी में पता नहीं कुदरत अपने आप ही प्लास्टिक सर्जरी कर देती है, अपने आप चेंज होती रहती है मेरी शक्ल भी इवन, है ना। तुम कह रहे हो सर मजाक कर रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता, शक्ल चेंज हो जाती है भाई, देख लेना, मैं मजाक नहीं कर रहा। इवन जो अभी फिजिक्स वाला पे जब पढ़ाया था तब आया था, और जब अभी हूं इस दौरान ही काफी लुक में चेंज आते रहते हैं अपने आप ही। खैर फालतू की बात बाद में करेंगे, या करेंगे ही नहीं, अभी हम इस पे आते हैं। चेंज नहीं आना चाहिए तो उसको हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर मेरा मास चेंज नहीं होता है तो मैं कह दूंगा कांस्टेंट। कोई कहे कि भैया सर आपकी हाइट के बारे में बताओ, तो अब तो मैं भाई ऐसा और लंबा हो नहीं सकता, जो हाइट है वो है, तो हाइट मेरी कांस्टेंट हो गई, है ना। आई बात समझ में? तो यहां हम कहेंगे कि कोई क्वांटिटी में अगर चेंज नहीं आ रहा है तो वो है कांस्टेंट, और अगर किसी क्वांटिटी में चेंज आ रहा है तो उसे हम कहेंगे वेरिएबल। जैसे कि मान लीजिए टाइम क्या हो गया अपने पास, एक वेरिएबल क्वांटिटी हो गई। ठीक है, अब जैसे आगे आने वाले चैप्टर्स में आप पढ़ोगे पोजीशन, स्पीड, एक्सेलरेशन, वर्क, है ना, अलग अलग चीजें आप देखोगे। तो जैसे जो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं, जैसे कि मैंने कहा पोजीशन, मान लो मैं इसी जगह पर खड़ा रहता हूं और अगले 10 सेकंड तक मैं इसी जगह पर रहूं, तो तुम बोलोगे सर आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो आपकी पोजीशन कांस्टेंट है। सही बात है भाई, मेरी पोजीशन कैसी होगी? कांस्टेंट होगी। लेकिन अगर मैं चलने लगा भाई, मैं चलने लगा आगे और कभी जा रहा हूं पीछे, मतलब कुल मिला के मैं अपनी पोजीशन जो है उसको मैं क्या कर रहा हूं, हम कर रहे हैं अपनी पोजीशन को चेंज। तो तुम बोलोगे सर पोजीशन आपकी वेरिएबल हो गई। मतलब एक ही क्वांटिटी आपकी कांस्टेंट भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है, डिपेंड करता है चीज पे कि उसका मैग्नीट्यूड
चेंज होता है कि नहीं? आई बात समझ में? या फिर जैसे मैंने अपने मास की ही बात की थी, तो अभी के टाइम में मेरा मास थोड़े से टाइम इंटरवल के लिए देखोगे तो उसको कांस्टेंट ले सकते हो, लेकिन अगर बहुत बड़ा टाइम इंटरवल ले लोगे तो उसमें मेरा मास कम ज्यादा हो रहा होगा, क्योंकि मैं कभी खाना खा रहा हूं तो 1-1.5 किलो खाना खा गया तो वेट बढ़ गया, है ना। कई बार है ना जिम वाले बेवकूफ बनाते हैं, है ना। जैसे कई क्या होते हैं, पतले पतले लोग जो जो होते हैं जिम ज्वाइन करने जाते हैं और भाई साहब क्या करना है, वेट बढ़ाना है यार, मोटा कर दो, तो जिम वाला कहेगा भाई तू ये खा 2 आलू खा सुबह उठ के, 1 बाउल जो है राइस खा, व्हाइट राइस, है ना, और जो है सुबह उठते 2-4 केले ठूस के आ जा, ठीक है। अब एकदम से उसकी डाइट में वो बेचारा मोटा होना चाहता है, वो एकदम से क्या करेगा, उसकी डाइट में इतना चेंज आएगा, अब बॉडी पचा पाएगी नहीं। सुबह सुबह 4 केले ठूस के आ गया है, आधा किलो केले ठूस के आ गया, तो आधा किलो वेट वैसे ही बढ़ गया, ठीक है। फिर वो बाउल राइस खा रहा है, आलू खा रहा है, न जाने क्या क्या खा रहा है, फिर जिम वाला बोलता है अगले 2-3 दिन बाद आओ वेट नापो, फिर वो बोलता है देखो आपका 1 किलो वेट बढ़ गया। अब वो खाना ही नहीं पच रहा उसका, वो पड़ा हुआ है उसके अंदर। आई बात समझ में? कहने का मतलब आपका मास जो है वो वेरी कर रहा है, इस दौरान आप कुछ खा रहे हो, बाहर निकाल रहे हो उल्टी उल्टी करके, तो मास कम ज्यादा हो रहा है, तो आप कहोगे मास वेरिएबल है। वहीं अगर छोटे से टाइम इंटरवल में अगर उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है तो वो है कांस्टेंट। तुम बोलोगे सर कितना घटिया एग्जांपल दिया, आप आगे बढ़ो, है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर अब हम बात करने वाले हैं कि जो ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल जो है अब अलग अलग टाइप के वेरिएबल हो सकते हैं। जैसे पोजीशन, अगर एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हो तो एक्स, वाई डायरेक्शन की बात कर रहे हो तो वाई, है ना। तो एक्स और वाई जनरली वेरिएबल्स को कुछ ऐसे अल्फाबेट से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स वाई यू वी टी, है ना। और कांस्टेंट जो होते हैं जनरली ए बी सी, इनसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए बी सी के एम एस। तो अब आप जानते हो, जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया और मैंने क्या कहा कि हमारे एक भाई साहब जो है वो खड़े थे कहां पर, एक्स इक्वल्स टू 0 पे, और उस वक्त से हम टाइम मेजर करने लगे। टाइम था अभी कितना, टी इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहां से हम मेजर करने लगे। और भाई साहब कुछ इस तरीके से चलने लगे कि जब भी मैं देखता हूं यार टाइम जब 1 सेकंड था तो भाई साहब हमें दिखते हैं कहां पर, 1 मीटर पे, पोजीशन उनकी 1 मीटर है। टाइम जब जैसे मैंने देखा 2 सेकंड हुए तो भाई साहब पहुंच जाते हैं कहां पे, 2 मीटर पे। ऐसे ही जब टाइम जब है कितना हुआ, 3 सेकंड हुआ तो भाई साहब पहुंच जाते हैं कहां पे, 3 मीटर पे। और अगर बीच में भी कहीं मैं देख रहा हूं, मान लो अगर मैंने बोला जब टाइम था आपका 0.4 सेकंड, तो भाई साहब की पोजीशन थी कितनी, 0.4 मीटर। मतलब जैसे जैसे जो टाइम है वही उनकी पोजीशन है। तो क्या मैं इधर ऐसा बोल सकता हूं क्या कि ये जो भाई साहब थे हमारे, है ना, ये जो भाई साहब थे हमारे, इन भाई साहब के मोशन, इनके चलने की वजह से, ये जो चल रहे हैं, है ना, तो इनके चलने की वजह से आप ऐसा कह सकते हो कि पोजीशन टाइम के साथ कुछ इस तरीके से रिलेट कर रही है। तो पोजीशन और टाइम में कुछ ये रिलेशन आ रहा है, ठीक है साहब। अच्छा, जरूरी थोड़ी ना वो ऐसे ही चले। कोई कहेगा नहीं नहीं मैं तो है ना भागूंगा, और मैं कुछ अभी भाग रहा हूं तो मैं एकदम मस्त भागूंगा, एकदम शानदार, ठीक है, बिल्कुल पान सिंह तोमर बन के, ठीक है। तो भागा भाई साहब एकदम, और भागा कैसे भागा, भागा ऐसे कि टी इक्वल्स टू 0 पे था वो, एक्स इक्वल्स टू 0 पे। टी की वैल्यू जैसे ही 1 हुई तो उसकी एक्स की वैल्यू भी वो 1 पे पहुंच गया। ओ भाई साहब फिर उसने स्पीड बढ़ा दी, लो साहब कहां पहुंच गया वो पहुंच गया 4 पे। फिर 3 पे, टाइम 3 सेकंड्स पे वो पहुंच गया कहां पे, 9 पे। मतलब यहां मान लो ये भाई साहब कुछ ऐसे भागे, भाई साहब नंबर 2 जो थे वो ऐसा भागे कि जो टाइम है उसका जस्ट स्क्वायर उसकी पोजीशन है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 1.5 है तो 1.5 का स्क्वायर। मतलब यहां ऐसा लग रहा है कि x जो है कुछ इस पोजीशन या इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि सर वो तो अब डिपेंड करता है बंदे के ऊपर। सर आपके जैसा बंदा होगा तो भागेगा ही नहीं, रुका खड़ा रहेगा, बस आराम करता रहेगा। मतलब टाइम बढ़ रहा है और उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, है ना, खरगोश टाइप इंसान। तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई अलग अलग रिलेशन आपके पास यहां पर हो सकते हैं। इसको जो है कहा जाता है x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ऐसे ही आपकी वेलोसिटी भी टाइम का फंक्शन हो सकती है। आप बाइक चलाने निकले, 0 से स्टार्ट हुए, स्पीड आपकी 0 थी, फिर आपने स्पीड बढ़ाई, फिर बढ़ाई, फिर बढ़ाई, फिर कम करी, तो आपका जो स्पीड है वो टाइम के साथ क्या पता चेंज हो रहा हो, फिर कांस्टेंट रहा हो किसी टाइम इंटरवल में, फिर वो कम हुआ हो। मतलब आपकी स्पीड टाइम के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है, तो टाइम का फंक्शन है। तो यहां हम कहते हैं ये है अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये है डिपेंडेंट वेरिएबल, बिकॉज एक्स इज डिपेंडिंग ऑन टी, हियर एक्स इज डिपेंडिंग ऑन ऑल्सो टी। सिमिलरली अगर मैं कहता हूं कि मैं चल रहा हूं तो मेरी स्पीड जो है टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है, तो मैं लिखूंगा कि माई स्पीड इज डिपेंडिंग ऑन टाइम। तो इसको कहा जाता है स्पीड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम।
तो अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं किसकी? फंक्शन। तो फंक्शन की बात हम करने जा रहे हैं। तो फंक्शन है क्या भाई? मैथमेटिकली अगर हम देखें तो ये कहता है फंक्शन इज अ रूल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स होने चाहिए, वैसे दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। बेसिक लेवल पे अगर हम देखें तो दो, in which one is assumed to be dependent and other is independent variable. For example, y is equals to fx. तो यहां पर y जो है फंक्शन ऑफ x है। जैसे x फंक्शन था टाइम का, स्पीड फंक्शन थी टाइम की, तो यहां y किसका फंक्शन है? x का। इसको पढ़ा कैसे जाता है? इसको पढ़ा जाता है y इज अ फंक्शन ऑफ x। ये x जो है इसे कहते हैं हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y को हम कहते हैं क्या? डिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या है अपने पास? डिपेंडेंट वेरिएबल। बाकी इसमें बहुत कहानी होती है, रेंज, डोमेन, फोमेन, वो सब तुम मैथ्स में पढ़ना, हम अभी इतना ज्यादा उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स। हमको जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी बात करेंगे। तो y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x। ठीक है साहब। सर जैसे अगर मान लो आप कहते हो कि एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल हम जानते हैं वो रेडियस पे डिपेंड करता है। करता है क्या? हाँ सर करता तो है। तो सर मैं इसको क्या ऐसे लिख दूं क्या? तुम कहोगे सर मैं इसको ऐसे लिख दूं। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा तो कोई पाप तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एरिया बिल्कुल आप जानते हो ये फंक्शन ऑफ आर है, तो हम बोलेंगे एरिया एज अ फंक्शन ऑफ आर। मतलब आर जो है वो हो गया आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड ए हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। अब तुम बोलोगे सर एक मिनट, अब लो हम फंसाते हैं आपको। सर अब मैं ऐसा कह रहा हूं कि ये जो ए पाई आर स्क्वायर था, तो क्या इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि इसी से मेरे को एक, इसी को थोड़ा सा कुतर 5 इसमें अगर कर दी जाए तो कुछ ये चीज सर मुझे ऐसा कुछ मिल जाएगी। मतलब रेडियस ऑब्वियसली आप जानते हो रेडियस नेगेटिव नहीं हो सकती। तो सर अगर मैं एक रिलेशन निकालना चाहूं रेडियस ऑफ सर्कल और एरिया में, तो कुछ ऐसा मिल जाएगा। ऐसा मत बोला सर आपने, मैथमेटिकली तो माइनस भी आना चाहिए था इधर है ना, लेकिन रेडियस नेगेटिव नहीं होती तो नेगेटिव हम हटा रहे हैं, तो है तो उसी की बात। बिल्कुल सही बात। तो सर अब यहां से तो मैं कुछ ऐसा कहूंगा कि आर जो है फंक्शन ऑफ ए है। हाँ, क्या गड़बड़ है इसमें? बिल्कुल सर, लेकिन गड़बड़ ये हो गई ना, अगर आप ऐसा लिखते हो तो इधर ए जो है वो क्या आ जाएगा? ये आप बोलोगे कि ये इंडिपेंडेंट है मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, और ये डिपेंडेंट है। तो सर पहले आप डिसाइड कर लो कौन डिपेंडेंट है और कौन इंडिपेंडेंट। यहां आप कह रहे हो आर इंडिपेंडेंट है, यहां आप कह रहे हो आर डिपेंडेंट है। तो भाई फॉर्मूला कैसे लिखा हुआ है उसके हिसाब से, अगर आर को ए के टर्म्स में लिखा हुआ है तो ए को इंडिपेंडेंट कहेंगे, आर को डिपेंडेंट कहेंगे। ए को आर के टर्म्स में लिखा है तो आर को इंडिपेंडेंट कहेंगे और ए को डिपेंडेंट कहेंगे। y को x के टर्म्स में लिखा है तो x इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है, और x को अगर y के टर्म्स में लिखा है तो y क्या है अपने पास? वो इंडिपेंडेंट है, और x कैसा हो जाएगा? डिपेंडेंट। इन जनरल जो है यहां पर y को डिपेंडेंट लिया जाता है ना। फिर भी सर ये इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट ऐसा कहा क्यों गया होगा? यार देखो फिजिक्स में अगर तुम बात करोगे तो तुम ये समझते हो कि तुम्हारी पोजीशन जो है वो टाइम के साथ चेंज होती जा रही है। मान लो तुम चल रहे हो, या मान लो मेरे एज की बात करते हैं, किसी इंसान के एज की बात करते हैं, तो तुम बोलोगे हाँ सर सही बात है कि एज की बात करोगे तो आप कह सकते हो एज जो है ना वो टाइम का फंक्शन है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, आज से 10 साल बाद मेरी तुम्हारी सबकी एज 10 साल ज्यादा होगी अगर जिंदा रहे तो। आज से 10 साल पीछे चले जाओगे तो एज 10 साल छोटी कर लो, है ना। लेकिन यहां पर आप कह सकते हो कि टाइम कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है एज के। कैसे? कि यार जब मान लो जब मेरी डेथ हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा, मैं निपट जाऊंगा, उसके बाद मेरी एज का तो कोई मतलब रहा नहीं क्योंकि मैं तो हूं ही नहीं दुनिया में। तो मेरी एज पे टाइम थोड़ी ना डिपेंड कर रहा है। मतलब मैं मर गया तो उसके बाद टाइम भी रुक गया, उसने कह दिया कि नहीं साहब तुम्हारे बड़े भाई की डेथ हो गई, भाई निखिल भाई की डेथ हो गई, तो अब जो है टाइम नहीं बढ़ेगा भाई क्योंकि ये डेथ हो गई बंदे की, एज डिपेंड कर रही थी। नहीं, ये कैसा है? ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है ना। तरीके से ऐसा लगता है, ऐसा होना चाहिए था इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का मतलब, ऐसा लगता है ना। लेकिन यहां ऐसा नहीं सोचना है मैथमेटिकली। क्लियर? तो इससे कंफ्यूज नहीं होना ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट ऐसा क्यों बोल रहे हैं। बिल्कुल, अगर y को x के टर्म्स में लिख दिया तो x इंडिपेंडेंट, x को y के टर्म्स में लिख दिया तो y डिपेंडेंट। और आगे बढ़ते हैं, y इंडिपेंडेंट सॉरी आगे बढ़ते हैं और एक एग्जांपल देखते हैं। अब इतना तुम समझ गए होंगे कि y और x में कुछ भी रिलेशन हो सकता है, वो डिपेंड करता है। y और x कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं y और x में ही रिलेशन हो।
एक्स और टाइम में हो सकता है, स्पीड टाइम में हो सकता है, एक्सेलरेशन टाइम में हो सकता है, मोमेंटम टाइम में हो सकता है। फिजिक्स की बात करेंगे तो फिजिकल क्वांटिटीज आ जाएंगी। अभी हम मैथ्स की बात कर रहे हैं, इसलिए एक्स और वाई के टर्म्स में ही बात कर रहे हैं। एक्स कुछ भी हो सकता है, वाई कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर आपको वाई और एक्स का फंक्शन कुछ ये दिया हुआ है और आपको बोल रहा है कि भाई साहब फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये है जहां जहां भी x है वहां वहां 0 उठा के पटक दो। तो कहां कहां x है, यहां एक जगह, तो 0 उठा के पटका, +1 कितना आ गया 1। इसी चीज को ऐसे भी पूछा जा सकता है, क्या कि फाइंड f0। f0 मतलब यहां x था तो अब यहां 0 आ गया, तो अपने आप समझ लेना है x की जगह क्या रखना है 0। इसी चीज को ऐसे भी पूछा जा सकता है y0, तो ये ऐसा नहीं y इंटू 0, यह है वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल्स टू 0, ये समझना। तो इस तरीके से आप जो है इन तीनों का रिजल्ट यही आएगा, जहां जहां x है वहां वहां आप रख देंगे 0। जैसे कि एक लल्लू सा सवाल हम करते हैं, है ना, तुम बोलोगे अरे सर तो बहुत बेसिक हो रहा है यार। देखो बात को समझना, बढ़ेगा लेवल धीरे धीरे टेंशन पेंशन ना लो, और बहुत बेसिक बेसिक लगता है तो स्किप भी मार सकते हो। स्किप मतलब कुछ मिनट, पूरा लेक्चर नहीं। हाँ जी, तो यहां पे आपको फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, मतलब एफ एक्स जो है वो एक फंक्शन है किसका, एक्स का। अब आपसे कहा यहां पर कि भैया जी वैल्यू बताइए f0 की, तो आप कहेंगे अच्छा f0 की वैल्यू बतानी है, मतलब x की जगह 0 डालना है, तो लो पटको भाई 0, तो ये उठा के लगाया धोबी पछाड़ और 0 डालते इधर कितना आया 3। फिर इस किसी ने कहा कि बताओ एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो x की जगह इस बार क्या डालना है, जहां x है वहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब कई जने एक्स स्क्वायर लिख के ही खुश हो जाते हैं, अरे नहीं मेरे भाई, x के साथ क्या हो रहा था, उसका स्क्वायर हो रहा था, तो इधर भी x स्क्वायर का स्क्वायर करूंगा और ऐसे लिखूंगा, तो इसको मैं लिख दूंगा ऐसे। फिर कोई कहा कि भाई ये बताओ यार, ये बताओ ये कितना होगा भाई, ये समझाओ हमें। मतलब x की जगह कौन आ जाएगा, x प्लस 1, x प्लस 1 आ जा रहा है x की जगह, मतलब यहां पे क्या रख दूंगा, यहां पे मैं रख दूंगा x प्लस 1। x के साथ क्या हो रहा था, उसका स्क्वायर किया गया था, तो यहां भी स्क्वायर कर दो किसका, x प्लस 1 का। और 3 अलग शांत बैठा हुआ था, शांत बैठा दो उसको, जहां जहां x है वहां वहां x प्लस 1 टिका दूंगा। एक ही जगह x है तो एक ही जगह रख देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद बात की जा रही है और कहा जा रहा है ये निकालो साहब, ये क्या है, ff1। अब भाई साहब ये क्या है ff1, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, f1। अच्छा f1 हमने नहीं निकाला, लो इधर निकाल लेते हैं f1 भी पूछा था, निकाल लेते हैं। f1 मतलब x की जगह 1 रख देंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 मतलब 4। तो f1 की वैल्यू कितनी है भाई, तुम बोलोगे अरे सर 4 है यार, क्या 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 बात है, कैसी सवाल पूछ रहे हो आप, f1 की वैल्यू 4 है। अच्छा तो अब f1 की वैल्यू डालने के बाद ये 4 इधर आ रहा है, तो इसका मतलब अब क्या दिख रहा है, ये f और अंदर है 4, मतलब x की जगह कौन आ गया, 4 आ गया, तो इधर भी x की जगह कौन ले लेगा, 4 ले लेगा, तो x का स्क्वायर प्लस 3 मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 3 मतलब 19। मान लो कोई ऐसा और बोल देता कि यार सर ऐसा निकालो, ये बताओ ये क्या होगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। x की जगह किसने ले ली है साहब, x की जगह ले ली है fx ने। अच्छा fx ने, x की जगह fx ने ले लिए, तो यहां पर भी x की जगह क्या डाल दूंगा, fx डाल दूंगा। तुम बोलोगे अरे सर समझ नहीं आया, क्या हो गया क्या हो गया, एक मिनट सर दोबारा बताओ क्या लिखा आपने, x की जगह fx, हाँ तो x का स्क्वायर प्लस 3 था, तो x की जगह fx लिख दिया, x का स्क्वायर हो रहा था तो fx का स्क्वायर कर देंगे और प्लस 3 कर देंगे, कुछ नहीं है इसमें। अच्छा तो सर फिर इस fx का क्या करेंगे, अचार डालेंगे, नहीं 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 नहीं, क्या है fx की वैल्यू, x स्क्वायर प्लस 3, स्क्वायर करो ऐड करो, सर इसको एक्सपैंड कर लूं क्या, अरे कर लो भाई, किसने मना किया, एक्सपैंड करके लिख दो, है ना, कोई टेंशन वेंशन नहीं है, एक्सपैंड करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के मौज लो, ठीक है, लिख सकते हो। तो मेरे हिसाब से बात समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ठीक है। तो जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां हम क्या कर देंगे, वहां वहां पर हम x की वैल्यू को रख देंगे। सर x अगर 2-3 जगह दिख रहा होगा तो हाँ, उन 2-3 जगह x की जो भी वैल्यू है एज इट इज उठा के पटकी जाएगी। आओ इसको देखो, तो अपने को दिया गया है कि कोई फंक्शन है 7/x अच्छा 7/x फंक्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ fx एट x इक्वल्स टू 0। ओ सर 0 तो पढ़ा था, ये 0 प्लस क्या होता है यार, 0 प्लस होता है 0 से थोड़ा सा बड़ा, 0 से थोड़ा सा बड़ा मतलब सर 0.1 कहना चाहते हो ना यार आप, फिर कोई सोचेगा ओ भाई 0.1 नहीं, 0 से थोड़ा सा बड़ा बोल रहे हैं सर, 0.01।
फिर कोई बोलेगा 0.01 कैसे, एक जीरो और लगा, इस नंबर से ये नंबर जो है ये और नजदीक पहुंच गया जीरो के। फिर कोई ये कहेगा और तुम सब कहोगे कि हाँ आप बात समझ में आ गई सर, जीरो के नजदीक जितना पहुंचना है उतने ही जीरो लगाते जाओ, जितने जीरो लगाते जाओगे उतना ही जीरो के नजदीक पहुंचते जाओगे, जीरो से ये थोड़ी सी बड़ी वैल्यू बनती जाएगी। और अब तुम ये भी समझ गए होंगे कि क्यों मैंने 0+ लिखा, क्योंकि जीरो अगर मैं तुमसे पूछता हूं जीरो से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, तो तुम सोचते रहो, नहीं सोच पाओगे क्या है, क्योंकि उसकी कोई लिमिट नहीं है ना भाई, जीरो लगाने की कोई लिमिट है क्या, नहीं। तो थोड़ी सी बड़ी मतलब हम ऐसा बोल देते हैं बिल्कुल नजदीक, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x इज टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, कभी भी ऐसा लिखा हो ना इसका मतलब जीरो के वो नजदीक है, जीरो से थोड़ा सा बड़ा भी आ जाएगा इसमें, टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो का मतलब है जीरो नहीं है, जीरो से थोड़ा सा बड़ा भी है और जीरो से थोड़ा सा छोटा भी है। तो सर जीरो से थोड़ा छोटा मतलब कोई लिमिट नहीं है ना। तो ये जो दोनों चीजें हैं इसको ऐसा भी लिख दिया जाता है कि x इज टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, ऐसा एरो लगा के, इक्वल नहीं करते, इक्वल मतलब एग्जैक्ट जीरो है, टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो मतलब एग्जैक्ट जीरो नहीं है, जीरो के नजदीक है, इधर भी और इधर भी। चलिए तो फटाफट से बात करते हैं कि अगर ये 0+ होगा तो क्या होगा। तो अगर यार 0+ हुआ तो आप ये बात समझो ये एग्जैक्ट जीरो नहीं है, तो आप ऐसे नहीं कहोगे कि यार ये नॉट डिफाइंड आ गया, समथिंग अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड, ये आप कुछ ऐसा सोचो ये ऐसा लिखा हुआ है और आप समझ गए होंगे ये पॉइंट हटाओगे तो ये एक बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा इधर, कोई लिमिट नहीं है इस नंबर की, 1000 2000 3000 4000 कोई लिमिट नहीं है, मतलब पॉइंट हटाते ही ये बहुत बड़ा नंबर बन रहा है। तुम बोलोगे नहीं आई बात समझ में, मैं समझाता हूं, जैसे 1 था ये, तो तुम कहोगे सर ये आ जाएगा 7, चलो इसको रिड्यूस करके करते हैं 0.1, सर ये आ जाएगा अपने पास 70, पॉइंट हटते जीरो ऊपर, अच्छा 0.01, सर ये आ जाएगा 700, पॉइंट हटाओगे ये आएगा सर 0.001, 7000। तुम्हें दिख रहा है जितनी इस वैल्यू को मैं छोटा करते जा रहा हूं ये वैल्यू ओवरऑल बड़ी होती जा रही है, तो अगर इसको मैं बहुत छोटा कर दूंगा तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास इनफाइनाइट। तो ये ध्यान रखो कि ये जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, इनफाइनाइट। सर लेकिन पॉजिटिव इनफाइनाइट क्या नेगेटिव इनफाइनाइट, तुम बताओ मेरे भाई, ऊपर वाला नंबर कैसा है, सर न्यूमरेटर तो पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर कैसा है, सर ये भी पॉजिटिव है, 0+ जीरो से थोड़ा सा बड़ा है तो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ऑफ 1 पॉजिटिव इज पॉजिटिव। ओ सर लेकिन एक चीज बताओ यार, जब मैं ऐसा लिखूंगा ना ऐसा, तो प्लीज ऐसा मत बोल देना कि ये जो है ना नेगेटिव नहीं होगा, ये नेगेटिव होगा। सर क्यों, जीरो से थोड़ा सा छोटा मतलब है तो बहुत छोटी वैल्यू, इनफाइनाइट तो वो हो जाएगा, लेकिन सर ऊपर न्यूमरेटर है नीचे डिनोमिनेटर है, तो इसलिए डिनोमिनेटर नेगेटिव होने की वजह से पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव इज नेगेटिव, इसलिए ये -इन्फिनिटी आएगा सर। हाँ पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव नेगेटिव, इन्फिनिटी क्यों हुआ, क्योंकि ये जीरो था, मतलब बहुत छोटा था। तो अब अगर कोई पूछे सर लेकिन अगर x को बहुत बड़ा कर दिया जाए तो, लोग कर देते हैं भाई, इसमें क्या बड़ी बात। तो ये आ रहा है 7, इसको बढ़ाया तो ये आया 0.7, इसको बढ़ाया तो ये आया 0.07, एक और बढ़ाया तो यह 0.007। तो तुम देख रहे हो जैसे जैसे इस नंबर को बढ़ा रहा हूं, डिनोमिनेटर को बढ़ा रहा हूं, तो ये वैल्यू क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। तो डिनोमिनेटर कर दिया इनफाइनाइट, तो ये हो गया बहुत छोटा, मतलब ये कितना आ जाएगा मेरे भाई, आ जाएगा 0, और -इन्फिनिटी वो भी 0 आएगा, 0 तो 0 है, 0 तो 0। अच्छा तुम बोलोगे सर 0+ और 0- बोल दो ना, अब ठीक है अप्रोक्सीमेटली तो 0 ही बोलेंगे ना, अप्रोक्सीमेटली 0, आई बात समझ में। तो यहां पर 0 जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब जैसे इस सवाल पे बढ़ते हैं और बात करते हैं, तो यहां मैंने पूछा यार x की वैल्यू इन्फिनिटी है इस बार, सर एक बार आप थोड़ा सा रुको और हमें यह बताओ कि आप पढ़ा क्यों रहे हो यार ये, क्योंकि यार कई बार क्या होगा ना, आपको एग्जाम्स में फंक्शंस मिल जाते हैं और फंक्शन की वैल्यू जो है वो आपसे पूछ लेता है, जैसे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया, अब तुमसे पूछेगा बताओ टाइम जब इनफाइनाइट है तब वेलोसिटी कितनी है, तो पता होना चाहिए ना, वैल्यू निकालनी आनी चाहिए ना। अच्छा इसलिए करवा रहे हो क्या आप, और तो क्या भाई, मेरे को मजा थोड़ी ना आ रहा है बिना बात करवाने में, तो कुछ भी फंक्शन आ सकता है, चलो ये फंक्शन है इनफाइनाइट। तो अब सर जैसा आपने पिछले वाले में किया था वैसा ही कर देते हैं, क्या दिक्कत है, ये जो 9 + 3 इंटू इन्फिनिटी अपॉन 4 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को किसी से भी मल्टीप्लाई किया
तो इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी को किसी से भी मल्टीप्लाई किया तो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में कुछ ऐड किया तो वो भी इनफाइनाइट, और ये भी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आ गया सर। हमको तो यही लग रहा है, आपने जो बताया था वैसा ही हमने कर दिया, जो आप पढ़ा रहे हो वही हम कर रहे हैं, तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आ गया, नॉट डिफाइंड आ गया। अब रुको, ऐसा नहीं करते। हमारा मकसद क्या है? बात तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आ गया, लेकिन क्या पता इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट यहां पर किसी वैल्यू को अप्रोच कर रहा हो, किसी वैल्यू को अप्रोच कर रहा हो। ये क्या बात हुई सर? अभी समझा। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, अगर मैंने आपको कहा कि मैं यहां से न्यूमरेटर से x कॉमन निकाल लेता हूं, कितना कॉमन निकाल लेता हूं? x, तो ये 9/x + 3 आएगा। तुम बोलोगे हो आएगा, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, एकदम आएगा। अच्छा, और डिनोमिनेटर में तो x है ही, तो क्या मैं इस x को x से काट सकता हूं? तुम बोलोगे नहीं काट सकते। मैं पूछूंगा क्यों? तुम कहोगे अंग्रेज इधर देख क्या लिखा हुआ है। मैं पूछूंगा क्या लिखा हुआ है? इन्फिनिटी लिखा हुआ है सर। इन्फिनिटी लिखा हुआ है तो सर आपने इन्फिनिटी से इन्फिनिटी को कैसे काट दिया? नहीं कट सकता। कट सकता है। इन्फिनिटी से इन्फिनिटी क्यों नहीं काटते हैं? वो इसलिए नहीं काटते हैं, मान लो मैं कहता हूं a/b, ए भी एक बहुत बड़ा नंबर है, बी भी एक बहुत बड़ा नंबर है, तो मेरे को नहीं पता कि ए और बी में क्या रिलेशन है। क्या पता ए बहुत बड़ा नंबर है और बी भी बहुत बड़ा नंबर है लेकिन ए से बड़ा है, या बी बहुत बड़ा नंबर है लेकिन ए से छोटा है, या ऐसा भी हो सकता है बी एग्जैक्टली ए के इक्वल भी हो। तो यहां मुझे ए और बी में रिलेशन नहीं पता है, इसलिए मैं इसको कट नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता कि ये ए कितना बड़ा है और बी कितना बड़ा है, दोनों बहुत बड़े हैं ये पता है, लेकिन एग्जैक्टली कितने बड़े हैं वो मुझे नहीं पता, दोनों में रिलेशन नहीं पता, इसलिए यहां पे हमारे दिमाग में आ जाता है क्वेश्चन मार्क। इसलिए हम यहां पे कहते हैं कि भैया पता नहीं यार, हमको ए और बी में रिलेशन नहीं पता, इसलिए नहीं पता हमको क्या रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर मैं कह देता हूं a/a, और a अगर इंफिनिटी है, तो अब सुनना, a/a मतलब ये जितना बड़ा नंबर है नीचे भी वही एग्जैक्ट उतना ही बड़ा नंबर लिखा हुआ है, काट सकते हो। तो जब सेम चीजें हो तो काटा जा सकता है। ये जितना इनफाइनाइट है ये उतना ही इनफाइनाइट है, तो यहां आप काट सकते हो इसे। और इस हिसाब से अब जो है हम बड़े आराम से क्या करेंगे, अब जो है वैल्यू रखेंगे इनफाइनाइट की। ठीक है, तो यहां से ये आ जाएगा 9/इनफाइनाइट + 3/4, और फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है? 0, अभी बताया था। तो यहां क्या बचा? 3 + 0। देखो ये नंबर बहुत छोटा है, 9/x मतलब ये बहुत छोटा नंबर हो गया, तो 3 में अगर बहुत छोटा ऐड कर दोगे तो वो 3 ही रहेगा, है ना, और नीचे तो 4 है ही। सर ये बात समझ लें, 3 में बहुत छोटा ऐड करेंगे तो बहुत छोटा ही रहेगा यार, 0 है ना, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो ये 3/4 आ गया। तो सर अब यार क्या करें यार, आप बताओ। यहां तो आपने डायरेक्ट वैल्यू डाल दी थी, यहां आपने डायरेक्ट वैल्यू डालने नहीं थी, कुछ पता नहीं कुछ अलग से कांड किया कुछ, और फिर आपने वैल्यू डाली, तो हमको क्या पता चलेगा क्या करना है। तो जब भी अगर आपको इंफिनिटी डालना है तो आप ये कर लो, न्यूमरेटर से x की जो मैक्सिमम पावर है, डिनोमिनेटर से जो x की मैक्सिमम पावर है वो निकाल लो, और फिर उसके बाद जो वैल्यू आती है वो आप सॉल्व कर सकते, वो वैल्यू आप निकाल दोगे। जैसे कि सर यहां पर तो x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, वो आपके पास पावर जो थी वो 1 थी, तो x की पावर 1 कॉमन निकाला। अच्छा, कई लोग सोच रहे होंगे सर ये कैसे आ गया यार, मल्टीप्लाई करके देख लो यही आ जाएगा। सर यार ऐसा करो, एक बार आप इसके बारे में बताओ, मान लो अगर ऐसा फंक्शन होता तो ये इधर है ना x² होता, अब बताओ अब क्या करें। ऐसे केस में मैं x² कॉमन निकालता, यहां आ जाता 9/x², इधर आ जाता 3, और नीचे तो x ही है, तो ये इससे कट जाता। अब आप जो है अब डालो इनफाइनाइट, तो अब आपको समझ में आना चाहिए x की वैल्यू इनफाइनाइट, ये वैल्यू भले ही आपकी 3/4 आ रही है, लेकिन 3/4 इंटू इनफाइनाइट, x क्या है इस बार? कटा नहीं ना मेरे भाई को, तो x इनफाइनाइट, तो देखो यहां पर इस फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी। x इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये फंक्शन इन्फिनिटी है लेकिन ये नहीं है, समझ रहे हो बात को? तो ऐसे आपको कॉमन निकाल के आंसर बताने पड़ेंगे। तो ये अलग क्वेश्चन है भाई, है ना, ये अलग क्वेश्चन है, अलग है, अलग है। ठीक है, तो यहां पर बढ़ते हैं हम आगे, और अभी हम बात करते हैं इस सवाल की।
यहां आपको क्या कहा गया, fx इज 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, तो ये फंक्शन आपको यहां पे दिया गया है और आपसे पूछा है कि भैया यार x की वैल्यू है ना इन्फिनिटी को टेंड करे, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हाईएस्ट पावर कॉमन निकालेंगे। तो ऊपर तो क्या कॉमन निकालोगे, यही है, सॉल्व कर लो तुम तो पॉज करके वीडियो पॉज करना है, सॉल्व करना है। तो उम्मीद है आपने सॉल्व कर लिया होगा और डिनोमिनेटर से हमारी जो मैक्सिमम पावर है x की वो है x स्क्वायर, कॉमन निकाल ली, अंदर क्या बचा, अंदर हमारा बचा 2/x प्लस 5/x स्क्वायर। ओके, तो इस x स्क्वायर से x स्क्वायर को क्या मैं काट दूंगा, हाँ सर काट दो, बिल्कुल काट दो। और अब मैं जो हूं यहां क्या डालूंगा, इनफाइनाइट डालूंगा। तो ये तो 4 था, अब यहां पर आ जाएगा 3/2/इंफिनिटी, 5/इंफिनिटी का स्क्वायर वो भी इनफाइनाइट। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 4/3। तो आंसर आ जाएगा अपने पास बी बॉम्बे, IIT बॉम्बे पहुंच जाओगे अगर इसी तरीके से पढ़ते रहोगे तो, ध्यान रखना। क्लियर क्या भाई? तो यहां पर बातें मेरे हिसाब से तुमको समझ में आ रही होंगी, करना क्या है ना। तो अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हम थोड़े से ट्रिग्नोमेट्री की तरफ चलते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आपके पास हो सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की बात आते ही दिमाग में आता है एंगल। एंगल जैसे कि यहां पर हमने लिया एक सर्कल और इस सर्कल पे लिए 2 पॉइंट, 2 बिंदु A और B, और ये A और B सेंटर पे कुछ एंगल बना रहे हैं। वो एंगल आपको दिख रहा है यहां पर कितना, थीटा। तो आप कहेंगे कि सर ये थीटा तो बन गया, ठीक है ये एंगल होता है और हमको पता है एंगल जो है ना डिग्री में मेजर होता है। एंगल हमने पढ़ा है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री। अच्छा ठीक है, तो डिग्री जो है वो क्या है, एंगल की एक तरीके से यूनिट हो गई, है ना। अब यार ऐसा तो है नहीं कि कोई भी क्वांटिटी की सिर्फ एक ही यूनिट हो। सर बात नहीं समझे आपकी यार। तो यार बात ये है, जैसे लेंथ मीटर में भी मेजर होती है, सेंटीमीटर में भी मेजर होती है, फीट्स में भी मेजर होती है, इंच में भी मेजर होती है, किलोमीटर में भी मेजर होती है, लाइट ईयर में भी मेजर होती है। अलग अलग यूनिट है लेंथ को मेजर करने की या डिस्टेंस को मेजर करने की, है ना। मास की बात करें केजी, ग्राम, पाउंड, वाउंड जो भी है ना। गांव में चले जाओगे तो मण, शेर, सवा शेर पढ़ा होगा ना, शेर को सवा शेर, है ना। तो सवा शेर वो ऐसा नहीं, शेर नहीं, वो शेर को कहीं तो बोलते गलत, शेर को सवा शेर, शेर नहीं वो शेर होता है, शेर, 1 शेर, 2 शेर, 1.5 शेर, सवा शेर। ठीक है, तो ये सब क्वांटिटीज अलग अलग यूनिट्स होती हैं। तो इसी तरीके से एंगल की डिग्री यूनिट तो सबको पता होती है, रेडियन भी वैसे सबको पता होती है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने शायद नहीं पढ़ी होती है। तो रेडियन भी एंगल की ही एक यूनिट है। सर अब बात थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे यार, बस ऐसा ध्यान रखो जैसे कि लेंथ को तुम मीटर में भी मेजर कर सकते हो, 4 मीटर। अब इसी को सेंटीमीटर में मेजर करोगे तो वो 400 सेंटीमीटर मिलेगा, है ना। मतलब मीटर में मेजर करो, सेंटीमीटर में मेजर करो, क्वांटिटी तो वही है। तो ऐसे ही एंगल को आप डिग्री में मेजर करो या रेडियन में मेजर करो। तो आप ये ध्यान रखना कि एक फॉर्मूला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दैट इज एंगल इट इज व्हाट इट इज, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। एंगल आपके पास क्या आएगा, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ये है जो आपका आएगा एंगल। जस्ट अ मिनट, तो एंगल क्या आएगा आपके पास, जस्ट अ मिनट। तो एंगल जो आएगा आपके पास आएगा आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, तो यहां अगर हम देखेंगे तो आर्क लेंथ जो होगा वो क्या बोलेंगे, वो हम बोलेंगे ए बी, ये लेंथ। ऐसा ये ऊपर क्या, ये चांद क्या बना दिया आपने उल्टा, ये आप उल्टी ईद कैसे मना रहे हो सर? अरे वो आर्क लेंथ को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ये हटा दोगे तो वो कॉर्ड हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी, है ना, और नीचे क्या आ जाएगा आर। तो ये आपके पास एंगल का फॉर्मूला आता है और यहां से जो ये एंगल निकलता है इसकी जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन। सर समझ नहीं आई बात? लेंथ तो मीटर में मान लो ले ली, रेडियस भी मीटर में लूंगा, तो मीटर से मीटर तो उड़ गया, तो थीटा तो एक यूनिटलेस क्वांटिटी आना चाहिए था, रेडियन कहां से आ गया? सर मीटर से मीटर कट था तो थीटा तो एक यूनिटलेस क्वांटिटी आनी चाहिए थी, ये रेडियन कहां से आया? इसीलिए तो आपने यूनिट मेजरमेंट में पढ़ा होगा कि इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट वैसे देखोगे तो हाँ ये एक तरीके से यूनिटलेस क्वांटिटी है, लेकिन अलग से इसको भीड़ से अलग दिखाने के लिए एक रेडियन इस पे चिपका दिया गया कि जहां भी रेडियन दिखे वहां समझ जाना अच्छा एंगल की बात हो रही है साहब, यहां पर, है ना, यहां एंगल की बात हो रही है। एंगल की बात हो रही है, जैसे मैं कहता हूं कि भाई साहब ये 30 और ये 30 डिग्री, ठीक है,
तो यहां अगर मैं तुमसे पूछूं कि भैया यहां देखते तुम्हारी आंखों में चमक आ जाती है, हाँ 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 यहाँ एंगल की बात हो रही है, डिग्री दिख गया है ना, और अगर सिर्फ 30 लिखा हो तो ये एंगल समझ में आ जाता है, एंगल की तो बात नहीं हो रही। तो ये डिग्री और रेडियन को कहा जाता है सप्लीमेंट्री यूनिट्स, क्योंकि ये यहां पर अलग से ये स्पेसिफाई करती है कि यहां पर ये एंगल की बात हो रही है, एक्चुअली में ये यूनिटलेस होने चाहिए थे, इसलिए इनको सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी कहा जाता है। तो ये इस तरीके से हम बात कर लेंगे। अब और सुनो थोड़ी सी बात, जैसे जैसे इस बी को तुम आगे लेके जाओगे तो ये एंगल बढ़ेगा, इधर जाओगे तो ये एंगल बढ़ेगा, इधर जाओगे ये एंगल बढ़ेगा। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर बी जो है वो घूम के एकदम यहां आ जाए तो कितना एंगल आ गया ये अपने पास? ये अपने पास आ गया 180 डिग्री, है ना। इसके जस्ट अपोजिट में आ गया कौन? बी, घूम के यहां, तो एंगल कितना आ गया? 80, 180 180 180 डिग्री। सर तो यहां से जरा निकालते हैं यार, है ना, इस वाले के लिए, हमारे ये हरे वाले एंगल के लिए, थीटा। अब थीटा अगर तुम देखोगे तो तुम लिखोगे आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तुम कहोगे कि सर यहां पर ए बी का आर्क लेंथ पूरे सर्कल का होता है 2 पाई आर, तो सर ये तो आधा सर्कल तो हो ही गया, तो पाई आर लिख देता हूं। सही बात है, तो आर से आर कट जाएगा सर, तो थीटा कितना आ जाएगा? थीटा आ जाएगा पाई रेडियन। सर आप बताना क्या चाहते हो इससे? मैं बस इतना बताना चाहता हूं कि भाई साहब तुम्हारा डिग्री और रेडियन में रिलेशन मैंने समझा दिया। कहां समझाया? यही तो समझाया। डिग्री में कितना बोलते हो इसको? 180, फॉर्मूला लगा के रेडियन में रिजल्ट आया, कितना आया? पाई। तो यहां से ये समझो कि 180 डिग्री इज एक्चुअली इक्वल्स टू पाई रेडियन। जैसे आपका 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो 180 डिग्री में पाई रेडियन होते हैं। पाई का मतलब तुम्हें पता है 22/7 या 3.14। ठीक है सर, आगे बढ़ो, समझ में आ गई बात। तो अभी हम चलते हैं और इधर देखते हैं कन्वर्जन ऑफ डिग्री इनटू रेडियन। ठीक है, टाइम कितना बचा भाई साहब अपने पास? है भगवान, मैं कितना स्लो पढ़ा था। तो कन्वर्जन ऑफ डिग्री इनटू रेडियन, तो फटाफट से हम यहाँ पे बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ डिग्री इनटू रेडियन की। तो यहाँ पर आप ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं कि 180 डिग्री में मुझे पता है पाई रेडियन है, तो मैंने कहा कि 1 डिग्री में कितने रेडियन हो गए? तुम बोलोगे अरे सर पाई बाय 180 डिग्री, पाई बाय 180 रेडियन, सॉरी 180 डिग्री में पाई रेडियन, तो 1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियन। तुम बोलोगे सर, कई जने बोलेंगे पता नहीं क्या बोल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या कहां से आ गया, किसने बुला लिया, समझ ही नहीं आ रहा। चलो एक बार चॉकलेट की बात कर लेते हैं, है ना। 10 डेयरी मिल्क की चॉकलेट थी, सबकी प्राइस सेम थी, सबकी प्राइस सेम थी, और टोटल जो कॉस्ट आई इसकी वो आई कितनी? 100। तुम बोलोगे तो कौन से जमाने में जी रहे हो भाई? हम तो हमारे जमाने की बात कर रहे हैं जब 10 रुपए की डेयरी मिल्क आती थी, है ना। अभी पता नहीं आती है कि नहीं, बड़ी छोटी सी आती होगी, उस टाइम में तो बड़ी आती है 10 की। चलो 10 चॉकलेट्स है 100 रुपए की। अब तुमसे पूछा भाई एक चॉकलेट कितने की होगी? तुम बोलोगे अरे ओ कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हो सर, ये तो 10 की आ जाएगी सर, ऐसे इजी इजी क्यों सवाल पूछ रहे हो सर? क्योंकि मुझे पता है जब मैं पढ़ाता हूं, ये लिखता हूं, तो बच्चा सर खुजाता है इतनी तेज कि सर से खून आने लग जाता है, और फिर वो बोलता है कि सर ये कैसे लिख दिया आपने, ये समझ नहीं आ रहा, मेरे को गुस्सा आ रहा था मेरे को, है ना। ऑफलाइन में गुस्सा नहीं दिखाता, तो ऑनलाइन में तो दिखा सकता हूँ मैं गुस्सा एकदम खतरनाक वाला, हाँ, है ना। तो पूछता है बच्चा, इसलिए मैं बता रहा हूँ, पूछता है बच्चा, क्या पूछता है? तो यार सुन लो, 10 चॉकलेट अगर 100 रुपए की है तो एक चॉकलेट 10 रुपए की होगी, तो 2 चॉकलेट 20 की होगी, 3 चॉकलेट 30 की होगी, एक्स चॉकलेट कितने रुपए की होंगी? तुम कहोगे यार सर 10 × x की होगी। तो मेरे भाई वही मैंने लिख रखा है, 180 डिग्री में पाई रेडियन, तो 1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियन, और x डिग्री में हम क्या बोलेंगे? x डिग्री में अपने पास आ जाएगा पाई बाय 180 इंटू एक्स रेडियन। डिग्री से डिग्री उड़ जाएगा। तो ये ध्यान रखो कि जब भी आपको क्या लिखना है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ खास नहीं है, एकदम फर्जी सी चीज है ये, है ना। इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। तुम बोलोगे कर तो दिया, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कर तो दिया हमारा टाइम वेस्ट, फालतू में ये चीज पढ़ा रहे हो, है ना। तो देखो क्या होगा फिर इधर, जैसे मैंने तुमसे पूछा कि यार 180 डिग्री, तुम बोलोगे 180 तो सर पाई के इक्वल था ही, तो यार जरा बताना 90 डिग्री कितना होगा? तो तुम बोलोगे अच्छा सर 90 डिग्री मतलब मैं क्या कर दूं, पाई बाय 180 से 90 को मल्टीप्लाई कर देता हूं, इतना रेडियन, मतलब ये सर पाई बाय 2 आ जाएगा। अरे सर वो तो हम डायरेक्ट भी लिख देते,
80 से 90 आए मतलब आधा किया तो पाए को आधा कर दो। अच्छा तो सर ऐसे तो फिर 90 को आधा करूंगा तो 45 आएगा सर, 45 और 45 आएगा ना सर, तो फिर ये इसको भी आधा कर देता हूँ 45। हाँ सही है एकदम, बिल्कुल सही जा रहे हो, सही आ जा रहे हो एकदम। अच्छा सर कुछ और एंगल आ जाए तो कुछ ऐसा ऊट पटांग सा एंगल आ जाए, जैसे मान लो 20 डिग्री, 20 डिग्री को करना है किसमें, रेडियन में कन्वर्ट, कोई बात नहीं, ऊट पटांग सा एंगल है कोई बात नहीं। 20 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन, पाई से पाई काटो और अरे भाई साहब पाई बाय 9 रेडियन। अच्छा एक और चीज, जल्दबाजी में कभी कैलकुलेशन गलत हो जाए तो ऐसा हाय हल्ला मत मचा देना कि और क्या किसको तो सॉल्व भी नहीं करना आता। अभी मैं गलती से पता नहीं क्यों मैं 8 लिखने वाला था, 2/18 जो है मैं 8 लिखने वाला था, तो कभी अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए है ना, 2 इंटू 2 को मैं 4 की जगह 8 लिख दूं तो ऐसा हाय तो मत मचा देना, ठीक है ना, समझना कंसेप्ट समझना, कैलकुलेशन के एरर्स तुम खुद ठीक कर लेना, कभी कभी हो जाते हैं जल्दबाजी, है ना। अब बात यहां पर यह है कि हमने ये कन्वर्ट कर दिया। अब कन्वर्ट करने के बाद बात यह है कि सर ऐसे रेडियन को भी डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो सर पाई रेडियन में कितना डिग्री था, 180 डिग्री था, तो सर 1 रेडियन में कितना डिग्री होगा, 180 बाय पाई, वही यूनिटरी मेथड, वही 1 उससे डिवाइड कर देना, ये एग्जैक्ट आता है लगभग इतना कुछ 57.3 डिग्री के आसपास ये वैल्यू आती है। सर ये क्यों बता रहे हो, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको पता है कि 1 डिग्री तो एक छोटा एंगल है, 2 डिग्री एक छोटा एंगल है, लेकिन 1 रेडियन छोटा एंगल नहीं है। कई बार बच्चे ध्यान नहीं देते इस बात पे, सर बट आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि बच्चों आगे एक चैप्टर आएगा एसएचएम, या कई बार आपको जरूरत पड़ेगी कि थीटा जब छोटा है तो कुछ स्पेशल रिजल्ट्स आपके पास होते हैं। अब क्वेश्चन में दिया गया है थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन, तुम ताली बजा बजा के अंदर से खुश हो रहे हो कि अरे वहां 1 रेडियन है तो एंगल छोटा है, एंगल छोटा है तो मैं वो जो रूल था वो लगा देता हूं, जो स्पेशल केस था जो पढ़ेंगे हम कभी। तो भाई ध्यान रखना 1 रेडियन इज नॉट अ स्मॉल एंगल, 1 डिग्री इज अ स्मॉल एंगल बट 1 रेडियन इज नॉट, इट इज ऑलमोस्ट 60 के नजदीक आ रहा है, 57.3 डिग्री, ठीक है सर। तो एक्स रेडियन का होगा, एक्स रेडियन आ जाएगा अपने पास 180 डिग्री बाय पाई, या इसको ऐसा लिख ले 180 बाय पाई इंटू, अरे यार कहां कहां चलता है भाई, तो 180 बाय पाई इंटू एक्स इतना डिग्री, ठीक है। सर सॉल्व करके बता दो ना, जैसे मान लो तुमको दिया गया है 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, तुम बोलोगे सर ऐसा कर लो, आपने ही बताया है 180 बाय पाई लिख दो, पाई से पाई कट जाएगा और डिग्री लगा दो, ठीक है। तो यहां से आपके पास जो है ये कितना आ जाएगा भाई साहब अपना, या चलो इसको जो भी आ रहा है ये 4 4 16 और 20 बजा तो 4 5 है ना, वाह वाह देखो कितना गजब आदमी हो गए, है ना। तो यहाँ पे कितना हो गया 3 5 15 और 1 3 4 12, तो 135 डिग्री, ठीक है। तो सर यहां पर जो है ये लिखा हुआ है आपने कितना 135 डिग्री। अब कोई बोलेगा अरे अंग्रेज मास्टर ये ऐसे क्यों कर रहे हो, सीधे सीधे ऐसे ही कर लेते, 135 ऐसे लिख के बड़ा तुर्रम खा बन रहे हो, ऐसे ही कर लेते, ये जो पाई है ना इसको कर देते कितना 180, और फिर अब इसको सीधे काट लेते, ये 180 बाय पाई लिख के पाई से पाई काट रहे हो, बेटर ये है कि पाई की वैल्यू डाल देते और सीधे यहाँ पे 45 आ जाता और फिर लिख देते 135, बात सही है, बात सही है। अगर पाई लिखा आ जाता है तो फिर ऐसा करने की क्या जरूरत, पाई की वैल्यू उठा के पटको ना 180, है ना। लेकिन हाँ अगर तुमसे कुछ ऐसा पूछ ले कि यार बताना जरा 5 रेडियन कितना होगा, कितना 5 रेडियन, 5 रेडियन कितना होगा, 5 रेडियन के लिए फिर हम वही करेंगे कि यार अभी 180 बाय पाई, ठीक है, तो इतना डिग्री, इतना ओहो 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 इतना डिग्री, अरे उड़ रे भाई उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा, कुछ नहीं हो सकता मेरा। अब पाई का क्या करें सर, इसको ऐसे रख दे, रखना है तो रख दो, 5 को मल्टीप्लाई कर दे कर दो, पाई को 22/7 करके सॉल्व कर दे कर दो, पॉइंट में लिख दे लिख दो, बात कैलकुलेशन तो तुम कर लेना, पाई की वैल्यू तुमको पता है 22/7, है ना। एक चीज मैं थोड़ा सा यहां पे आपको बताना भूल गया, ये ध्यान रखना कि जब भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, जब भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो थीटा हमेशा रेडियन में यूज होगा, डिग्री में नहीं, है ना। आगे जब भी हमारे कैलकुलेशंस आएंगे, शायद आपने करे भी होंगे, सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा तो आपने थीटा की बात करी होगी, तो वहां पर इक्वेशंस में थीटा को हमेशा रेडियन में रखा जाता है, डिग्री में नहीं, ये ध्यान रखना कैलकुलेशन करते वक्त। ओके सो नाउ वी आर ऑन हाउ टू मेजर द एंगल्स। तो
तो किसी भी लाइन का अगर आप एंगल मेजर करोगे तो उस लाइन का एंगल जो मेजर होता है वो होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ हमेशा। कुछ भी नहीं दिया गया है तो हम हमेशा बात करेंगे, हमने कहा एक लाइन एंगल बना रही है 60 डिग्री, 60 किससे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। या तो बताएगा कि भैया पॉजिटिव वाई से बना रही है, नहीं तो बस लिख देगा 60 डिग्री। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब ये लाइन और ये डायरेक्शन, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो ये वाला एंगल देखिए, आई बात समझ में? अच्छा सर कोई लाइन अगर ऐसी होती तो ऐसी, तो ये वाला एंगल देखते, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देखना है, ठीक है ना। अब बात ये है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से दो तरीके से जाया जा सकता है, एक तो ऐसे और ऐसा उल्टा। तो अगर तुम ऐसे जाते हो ऐसे, तो घड़ी कैसा घूमती है? घड़ी घूमती है ऐसा, और तुम कैसा एंगल मेजर कर रहे हो? ऐसा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज जब भी तुम मेजर करोगे तो वो जनरली पॉजिटिव लिया जाता है। रूल है क्या? रूल तो नहीं है, मतलब नेगेटिव भी ले सकते हैं, हाँ नेगेटिव ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे ये डायरेक्शन आप बोलते हो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये डायरेक्शन आप बोलते हो नेगेटिव, है ना। अब कई बच्चे होते हैं जो सवाल पूछते था, सर अगर है ना मैं इधर से देख रहा हूं ये वाली साइड पॉजिटिव है, ये वाली साइड नेगेटिव है, तो सर मैं क्या करता हूं? मैं पीछे चले जाता हूं, ऐसा पीछे 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 चले गया। अब सर ये पॉजिटिव लग रही थी, मतलब आपने सर ये बताया था कि राइट वाला पॉजिटिव और लेफ्ट वाला नेगेटिव, तो सर मैं है ना पीछे चले गया, पीछे 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 पीछे। अब मेरे लिए है ना ये लेफ्ट, मेरा ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया, तो अब मैं इसको पॉजिटिव बोलूंगा, इसको नेगेटिव बोलूंगा। तो ऐसे कैसे सर? मैं जब उधर था तो इसको पॉजिटिव बोल रहा था, मैं जब इधर था तो इसको पॉजिटिव बोल रहा हूं। अरे भाई सिर्फ इसलिए है, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये डायरेक्शन पॉजिटिव ही रहेगी, ये डायरेक्शन नेगेटिव ही रहेगी। ये बस आपको ये बताने के लिए है कि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि ओरिजिन के एक पॉइंट, मतलब ओरिजिन के एक तरफ वाले, जैसे मैं बोलता हूं ओरिजिन से 2 यूनिट्स की दूरी पे, तो +2 और -2, तो इधर वालों को एक साइन दे दिया, इधर वालों को अलग साइन दे दिया, तो ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि इधर वाले पॉजिटिव होंगे, भाई इसको तुम नेगेटिव भी बोल सकते हो, ये नेगेटिव हो जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे ही ये एंगल जो है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, एंटी क्लॉकवाइज तो ही पॉजिटिव हो, ये रूल नहीं है। लेकिन हाँ ये जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कि कैसे आप मेजर कर रहे हो। तो एंटी क्लॉकवाइज गए तो पॉजिटिव, तो कोई कह सकता है कि भैया मैं तो ऐसा घूम के आऊंगा, मैं बड़ा घुमक्कड़ टाइप का इंसान हूं, सीधे तरीके से तो अपन कोई काम करते ही नहीं, अपन तो उल्टा काम करते हैं। तुम ऐसा जा रहे हो तो मैं तो ऐसे जाऊंगा, ऐसे ही, ठीक है। ऐसे जब जाओगे तो ये आप क्लॉकवाइज घूमे, तो इसको हम क्या कह देंगे? इसको हम कह देंगे नेगेटिव। क्या बोलेंगे इसको? नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो, और इस एंगल को फिर मैं क्या बोलूंगा? 2π-θ। तो सर एक बात बताओ, ये लाइन एंगल बना कितना रही है? ये लाइन थीटा एंगल बना रही है कि माइनस का 2π-θ बना रही है? दोनों ही एंगल है, दोनों ही एंगल, टेंशन नहीं लेनी। ये इंटीरियर हो गया, ये एक्सटीरियर हो गया, दो लाइंस के बीच में। अच्छा सर ठीक है। अच्छा सर यहां पर अगर ऐसा पूछता कि नेगेटिव एक्स एक्सिस कितना एंगल बना रहा है, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस का ये एंगल आ जाएगा जो कि आएगा π-θ, है ना, π-θ, ठीक है। अब बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और इधर इस केस की बात करते हैं। मान लो अगर लाइन आपके पास कुछ ऐसी है, कैसी? कुछ ऐसी। अब तुम बोलोगे सर यहां तो अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो ये कट ही नहीं कर रहा, तो यहां फिर एंगल क्या पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनेगा ही नहीं? क्या बनेगा ना मेरे भाई। पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब है वो डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, मतलब इस लाइन का पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन कैसी है? पॉजिटिव एक्स वाली डायरेक्शन है, तो ये जो एंगल होगा वो आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल होगा। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रखना बात, ठीक है। अच्छा ऐसे ही सर अगर ऐसी लाइन आ जाए तो ये रहा ना पॉजिटिव, ये एंगल हो गया आपके पास, क्या टेंशन है? सर ऐसी लाइन आ जाए तो ये आ गई पॉजिटिव डायरेक्शन, ये एंगल हो गया, क्या टेंशन है? तो यहां एक्यूट एंगल बना रही है, यहां ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है। तो एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज एक्यूट ऑब्ट्यूज। एक्यूट ऑब्ट्यूज क्लियर है? ऑब्ट्यूज मतलब 90 से बड़े, एक्यूट मतलब 90 से छोटे। ओके अब सुनो कहानी। अब तुम्हें 90 फाइंटी ये तो सब पता ही है कि भाई साहब अगर ये 0 डिग्री है तो ये कितना है सर? ये है 90 डिग्री, ये है सर 180 डिग्री, ये है सर कितना 270, 80, 180 में 90 और जोड़ दो, और सर जैसे यहां आ जाओगे तो 360। मतलब अगर मैं ऐसे घूम के इधर आ गया तो ये 360 बोलूंगा। अच्छा सर एक चीज बताओ यार, चक्कर तो मैं ज्यादा भी तो खा सकता हूँ, एक चक्कर खाया, दो चक्कर खाए, तो भाई साहब एक 360, दो 360, तो कितना हो जाएगा? 720 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत नहीं, 720 बोलेंगे उसको, है ना।
तो अब बात सुनो, यहां पर हम यहां पर बात करने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ रेडियन। तो ये 0 है तो आपको पता है 90 डिग्री है पाई बाई 2, तो ये पाई बाई 2, 1 पाई बाई 2, फिर 2 पाई बाई 2, ये गैप कितने का है 90 90 90 मतलब पाई बाई 2 पाई बाई 2, तो 1 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2 मतलब पाई, 2 पाई बाई 2 मतलब पाई, 1 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 6 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2। तुम समझ रहे हो ना, घूम रहा हूं मैं, ये 1 पाई बाई 2, ये 3 पाई बाई 2, ये 5 पाई बाई 2, ये 6, ये 7 पाई बाई 2, ये 8 पाई बाई 2 हो गया एंगल, ये 9 पाई बाई 2 हो गया टोटल एंगल, ये 10 पाई बाई 2 हो गया एंगल, ये 11 पाई बाई 2 हो गया एंगल। तो जैसे जैसे घूमते जाओगे तो तुमको दिख रहा होगा यहाँ 1 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 ऑड नंबर आ रहे हैं यहाँ पे, 7 के बाद 9, 9 10 11। तो आपको दिख रहा होगा कि y एक्सिस पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 आ रहा है। अच्छा x एक्सिस पे क्या आ रहा है 0 पाई, पाई प्लस पाई 2 पाई, 2 पाई प्लस पाई 3 पाई, 3 पाई प्लस पाई 4 पाई, 4 पाई प्लस पाई 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। ये आपको पता लग जा रहा है, क्लियर? हाँ सर क्लियर तो हो गया। बताना क्या चाहते हो आप? मैं बताना बस इतना चाहता हूं कि अब कई बार आप देखोगे कुछ ऐसा लिखा होगा साइन 2 पाई प्लस थीटा, साइन 7 पाई माइनस थीटा, तो आपको पूछेगा कौन से क्वाड्रेंट में। तुम बोलोगे क्वाड्रेंट ये किस चिड़िया का नाम है? क्वाड्रेंट है ये क्वाड्रेंट 4 हिस्से, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब सुनो, टाइम देख लेना एक बार। हाँ, तो यहां पर अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से सुनना, ये अगर लाइन है तो ये एंगल मान लो थीटा है, तो इस लाइन का एंगल मैं थीटा भी बोल सकता हूं। कोई कहेगा कि भाई मैं तो हूं अंग्रेज बिरादरी का, तो मैं तो ऐसा मेजर करता हूं एंगल, ऐसा मैं ऐसे घूम के गया और फिर मैंने एंगल मेजर किया। ठीक है साहब, तो आपका एंगल कितना हो जाएगा 2 पाई प्लस थीटा। कोई कहे भाई साहब मैं तो और खतरनाक वाला अंग्रेज हूं भाई, मैं कैसे मेजर करता हूं, मैं जो हूं 2 चक्कर खाऊंगा और फिर आगे जाऊंगा, मतलब मैं 4 पाई घूम के 4 पाई पे लेट गया है ना, 4 पाई प्लस थीटा, 4 पाई प्लस थीटा। तो एक बात को आप समझो यहां पर, ठीक है, अब ये कितने भी चक्कर खाएं, बात ये है ये 0 है तो 0 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओ वाह भाई वाह, 0 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 4 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 6 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 8 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहां इन वाले एंगल्स में प्लस थीटा करोगे, प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाओ। सर ऐसे बताओ फिर, तो ऐसे अगर पाई बाई 2 पे हूं मैं और उसमें से कुछ माइनस करूंगा तो मैं इधर आऊंगा क्या? हाँ, जब तुम प्लस करके तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो, तो पाई बाई 2 में कुछ प्लस करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे, पाई बाई 2 में कुछ माइनस करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आओगे। सर मतलब आप ये कहना चाहते हो कि पाई बाई 2 माइनस थीटा का मतलब हमको ये कंसीडर करना है कि वो लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। हाँ, 5 पाई बाई 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 9 पाई बाई 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा तो सर फिर पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। सर 5 पाई बाई 2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। सर पाई माइनस थीटा, अरे पाई माइनस थीटा भी क्या रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट ही रहेगा। पाई माइनस थीटा, 3 पाई माइनस थीटा, 5 पाई माइनस थीटा, 7 पाई माइनस थीटा। समझ रहे हो क्या बात? अब तुम बोलोगे सर क्यों कर रहे हो आप ऐसा, क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं जानता हूं यार कुछ बच्चे होते हैं जिनको ये बात समझ में नहीं आती, तो मैंने कहा यार पढ़ा देते हैं, है ना, उनको नहीं पता लगता सर समझ नहीं आ रहा कैसे क्वाड्रेंट में जा रहे हो आप। अच्छा थर्ड क्वाड्रेंट बता सकते हो क्या क्या होगा? हाँ सर अब तो मैं बता सकता हूँ, एकदम डंके की चोट पे ढंडोरा पीट के बता सकता हूँ अब तो सर मैं, क्या कि थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब है पाई प्लस थीटा, पाई में कुछ जोड़ दो या 3 पाई में कुछ जोड़ दो या 5 पाई में कुछ जोड़ दो, नहीं तो सर 3 पाई बाई 2 है ना, उसमें से कुछ माइनस कर दो, 3 पाई बाई 2 में से कुछ माइनस कर दो, या फिर 7 पाई बाई 2 में से कुछ माइनस कर दो, या फिर 11 पाई बाई 2 में से कुछ माइनस कर दो, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। अच्छा ऐसा, हाँ सर ऐसा, तो फिर अगर ऐड कर दूंगा तो इसमें कुछ, सर मतलब आप ये कहना चाहते हो कि 3 पाई बाई 2 में से कुछ थीटा ऐड कर दे हम,
हाँ और तो क्या, तो सर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। 7 पाई/2 में थीटा ऐड कर दिया तो फोर्थ क्वाड्रेंट, 11 पाई/2 में थीटा ऐड कर दिया तो भी फोर्थ क्वाड्रेंट। सर लेकिन यार एक चीज बताओ, अगर मैंने 2 पाई में से थीटा माइनस कर दिया तो फोर्थ क्वाड्रेंट, माइनस करना मतलब क्लॉकवाइज आना, प्लस करना, अच्छा सर प्लस कर दिया तो वो तो मैं पहले ही बता चुका हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट, है कि नहीं? चलो लिखने है ना, इसको लिखने में क्या दिक्कत है। तो अब यहां पर आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा क्वाड्रेंट है। सर बट ये बातें आप कर क्यों रहे हो, अभी क्लियर कर दूंगा थोड़ी देर बाद, टेंशन ना लो। अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के हम बात करते हैं इसकी। अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब उम्मीद करता हूं ये चीज आपको पता होगी, नहीं पता है तो मतलब एंगल 90 बनता है कोई एक, ये एंगल थीटा है तो आपको पता होना चाहिए ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होता है, क्योंकि तीनों का सम होता है 180। ये सबसे बड़ी लेंथ होती है जिसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, ये होता है बेस, ये होता है परपेंडिकुलर। और आप जानते हो कि हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम शायद आपको पता होगी, नहीं पता है तो वो भी हम लिख देते हैं, है ना। तुम बोलोगे सर रुलाओ है क्या, इतना भी हमको गया गुजरा मत समझो, अरे ऐसी बात नहीं है, लिखने में क्या जाता है यार, जस्ट रिवाइज हो गई बात, ठीक है। अब सुनो, अब अगर आपसे यहां पे पूछे कि भाई इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल अगर थीटा है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो भाई साहब पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, हमारे टीचर ने हमको शायद 9th क्लास में ऐसे ही समझाया था तो हमको ऐसे ही याद है, बाकी वैसे याद रह जाता है ना, इस तरीके से याद करने की कोई जरूरत नहीं है कि P/H परपेंडिकुलर अपॉन H, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन H, cos थीटा इज बेस्ड अपॉन हाइपोटेनियस, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये याद रखें। तो ये 6 बेसिक, 6 मैं इसको 6 बोल रहा था, देखो 6 बेसिक आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन cos tan, और फिर इसका उल्टा, साइन का उल्टा जो होता है 1/cosec, या तो साइन थीटा को 1/cosec बोल दो या cosec थीटा को 1/sin थीटा बोल दो, tan थीटा 1/cot या cot थीटा 1/tan थीटा, cos थीटा 1/sec या sec थीटा 1/cot थीटा, सॉरी cos थीटा। तो ये 6 बेसिक फंक्शन है, साइन cos tan cot cosec sec, ठीक है। अब बात ये आती है कि सर इनकी कुछ वैल्यूज तो हमने याद कर रखी है ना, तो यहां ऐसा करते हैं कि जो अभी तुमको पढ़ाया, अभी क्या क्या बताया था भाई, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, है ना, तो बोले क्या क्या कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो आप, है ना, क्या ऐसी क्या लाइंस बोल रहे हो, तो हमको ऐसे याद है तो अच्छी बात है ना, याद होना चाहिए वैसे कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है। बट एक चीज ध्यान रखना, अगर आप इस एंगल की बात करते हो, जैसे cos फाई आपसे पूछा जाए तो फिर इस फाई के हिसाब से इसको मैं बेस मान लूंगा, एक तरीके से इस ट्राइंगल को ऐसा रोटेट कर दो तो फिर ये बेस हो जाएगा, तो मैं बोल दूंगा P/H, थीटा के इस फाई के हिसाब से ये बेस मानूंगा और ये हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ये मानूंगा और हाइपोटेनियस, ये ध्यान रखना, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस सवाल की। तो इस सवाल में आपको क्या दिया गया है, सवाल में आपको एक डायग्राम बना के दिया गया है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसके अंदर एक जो है 4 3 5, मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको दिया गया है, ये एंगल बता रखा है कि 37 डिग्री होता है। अब तुम बोलोगे सर ये आपको कैसे पता लगा 37 डिग्री होता है, भाई मुझे पता नहीं लगा, तुम क्या करना आज बना के देख लेना, 4 मीटर की या 4 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचना, 3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचना, 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचना, राइट एंगल ट्राइंगल बनाना, इस एंगल को मेजर करना, ये 37 डिग्री निकलेगा, इस एंगल को मेजर करना, ये 53 डिग्री निकलेगा, क्योंकि ये कितना है 90। अब तुमसे मैंने पूछा कि sin 37 cos 37 sin 53 cos 53 की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो यहां पर ये बात आप समझो, सबसे पहले ओए मैं क्या कर देता हूं कई बार, हाँ, तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि ये एंगल आपके पास आ जाएगा 53 डिग्री। तो फटाफट से सॉल्व कर लेना, मैं फटाफट से यहां पे लिख देता हूं, sin 37 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 3/5, cos 37 4/5 क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, sin 53 के हिसाब से ये परपेंडिकुलर होगा तो 4/5 और cos 53 3/5। सर ये क्यों कराया आपने, वही बात, अभी तक मतलब अभी जब से मैं पढ़ाने लगा हूं तब से लेकर अब तक, इवन कोर्स खत्म होने वाला है तब भी बच्चों को कई बार डाउट, 11th पूरी हो जाने के बाद भी बच्चों को डाउट रहता है सर cos 37 की वैल्यू कैसे है। मतलब अभी अगर मैं कोई 11th 12th वाला बैच पढ़ाऊंगा ना तो उसमें बच्चा पूछ लेगा मुझे, अगर कहीं cos 37 में लिख दूंगा ना cos 37 4/5, सर ये कैसे आया, तो ये याद रखना है बच्चों अपने को, ठीक है, याद रखना है। तो सर याद रखने की जगह हम ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट अब याद रख लेते हैं, हाँ याद रख लो। अच्छा एक और चीज ध्यान रख लो, इसी को अगर 2 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इसी का सिमिलर ट्राइंगल है। तो कुल मिला के cos 37 कहीं अगर तुम्हें ऐसा दिख जाता है, जैसे मान लो तुम्हें कहीं दिख गया
cos थीटा इज 8/10। cos थीटा 8/10, इसका मतलब थीटा जो है 37 डिग्री होगा। समझ रहे हो क्या बात को? थीटा कितना होगा? 37 डिग्री। आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं। तो ये कुछ वैल्यूज है जो आपको याद रखनी है। 0, 30, 45, 60, 90 ये आपको याद रहती है। 37 और 53 मैंने लिखवा दी है पीछे। तो ये टेबल है, ये आपको ध्यान रखनी है, देख लेना जब भी वक्त मिले। आगे बढ़ते हैं। तो एक सवाल देखते हैं। आपको एक कर्व दे रखा है, वेलोसिटी टाइम कर्व, है ना। आगे जो आप रेक्टिलिनियर मोशन देखोगे वहां पे कर्व वाले सवाल आएंगे। अब वहां पे वेलोसिटी टाइम कर्व दे रखा है, आपको बोला गया है कि भाई यहां पर ये वेलोसिटी टाइम कर्व है। अब इस कर्व का मतलब क्या है? वाई एक्सिस की जगह आपके पास वेलोसिटी आ गई है, टी की जगह आ गया टाइम। अब कोई बच्चे बोलेंगे हमको तो पता ही नहीं वेलोसिटी क्या होती है, हम तो 11th में आ गए थे लेकिन 11th पढ़ी नहीं थी हमने। कोई बात नहीं, वेलोसिटी नहीं पता है तो इसको क्या मानो कि ये कोई एक क्वांटिटी है। ठीक है। अब टी की वैल्यू 0 पे वेलोसिटी है 8। वेलोसिटी जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। यहां पे 0 हो गई, फिर इस टाइम पे नेगेटिव हो गई, नेगेटिव हो गई। तो ऐसा कुछ अपने को यहां पे इस ग्राफ से पता लग रहा है। अब आपको यहां पे ये कह रहा है कि भाई आप ये बताओ कि जब वेलोसिटी कम हो जाएगी, 0 होते होते नेगेटिव हो जाएगी, तो नेगेटिव जब उसकी वैल्यू होगी, सर ये नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है वो रेक्टिलिनियर में देखेंगे। अभी इसको बस ऐसा समझो कि कोई क्वांटिटी है जो नेगेटिव हो गई इस कर्व के हिसाब से। कितने टाइम पे वो नेगेटिव हुई ये आपको बताना। फटाफट से सॉल्व करो, मैं अब सॉल्व करता हूं। तो तुमको करना क्या है, हमेशा जब भी क्वेश्चन है उसको पॉज करो वीडियो को और सॉल्व करो और देखो मैच करता है कि नहीं। तो बड़ा ही आसान है यार। ये 53 डिग्री है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये भी कितना आ जाएगा? 53। अब बहुत बच्चे बोलेंगे ओ ये 53 कैसे लिख दिया? तो यार ये तुमने पढ़ा होगा, दो पैरेलल लाइंस को अगर कोई लाइन कट करती है तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये अल्टरनेट एंगल। पता होंगे ना ये बात? ठीक है। तो अगर ये 53 है तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी है? 8। ये कितना है? 4। तो सर एक चीज बताओ, मैं बोलूंगा हाँ पूछो भाई। सर एक चीज बताओ, ये जो ट्राइंगल अगर मैं देखता हूं, ये ट्राइंगल जो ये चमकता धमकता प्यारा प्यारा सा ट्राइंगल, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है क्या? हाँ है सर। ये रहा 90 डिग्री बन रहा है यार। अच्छा, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये एंगल तो आपने 53 बोल ही दिया। हाँ बोल तो दिया, क्यों कुछ गलत कर दिया क्या? अरे नहीं नहीं, कुछ गलत नहीं किया है। 53 डिग्री है तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा 12 और बेस कितना है मुझे यही तो निकालना भाई, टी। अच्छा tan 53, तो दिमाग में घुमाओ वो क्या था, वो एंगल ध्यान है, ट्राइंगल ध्यान है। 53, तो 53 के सामने वाला क्या था? 53 के सामने वाला था 4, तो 4/3। याद रहेगा? सर नहीं याद रहेगा, बात समझ नहीं आई। ऐसे याद रख लेना। 30 देखो 3 4 5 याद रहेगा, 4 3 5 4 3 4 5। 37 का 3, तो 53 के सॉरी 33 के सामने 3 आता है, तो 53 के सामने 4 आएगा, 4/3। ऐसे याद रख लेना, ठीक है। नहीं तो बना लेना, नहीं डायरेक्ट याद रख लेना। तो अब भाई साहब ये अपने पास जो है 4 से 12 गया 3 बार, तो ये कितना आ गया? ये आ गया अपने पास 9 सेकंड। 9 9 9, तो 9 सेकंड जो है आपके पास आंसर आ गया। कोई बोले यार वेलोसिटी 0 कितने टाइम पे हुई, क्या ये बता सकते हैं आप? क्या आप ये बता सकते हैं? नेशन वांट्स टू नो। बिल्कुल बता सकते हैं हम, ये टाइम कितना आएगा। ये है 8 और ये 53 है, तो ये 6 आ जाएगा। सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीजों को कुछ अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक सवाल देखते हैं। अब ये सवाल एक बार पढ़ के ऐसा लगेगा न जाने क्या पूछ रहा है ना। ऐसा लगेगा इसको देख के कि जो फीलिंग आती है ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, उस टाइप की, कि यार ये पता नहीं क्या है। बट ऐसा कुछ है नहीं, एकदम लल्लू सवाल है। क्या है इसको पढ़ते हैं। कह रहा है एक मकोड़ा है, एक इंसेक्ट है, कीड़ा है, कीड़ा। इंसेक्ट मूव ऑन अ ग्लास बाउल। बाउल एक कटोरा है भाई साहब, कटोरा किसका? ग्लास का, है ना। उसके अंदर एक कीड़ा चल रहा है इधर, एज शोन इन द फिगर। और कीड़ा भी यहां पे ये रहा, मकड़ी टाइप का, स्पाइडरमैन टाइप का। फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द शैडो ऑफ द इंसेक्ट। सर क्या बोला आपने? हाँ शैडो ऑफ द इंसेक्ट। कैसे सर? देखो पढ़ो तो सही। फॉर्म्ड ड्यू टू द लाइट बल्ब। कहां है बल्ब? ये रहा, हरा हरा बल्ब। इससे हरी हरी लाइट निकल रही होगी, है ना, चारों तरफ हरियाली हरियाली होगी। तो ये बल्ब से जो लाइट निकल रही है उसकी वजह से इस इंसेक्ट की शैडो बन रही होगी। कहां बन रही होगी सर? ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्लोर। क्यों? क्योंकि यार देखो ये क्या है, अपने पास ग्लास है, तो लाइट इसको भेदते हुए आगे पहुंच जाएगी। मतलब
ये रे यहाँ गिर जाएगी, 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 ये वाली रे रुक जाएगी, ये नहीं गिरेगी। तो यहाँ पे आपकी जो है ये जो ब्लॉक हुई रे, ब्लॉक होती हुई रे से ही तो शैडो बनती है। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जो है शैडो बनते हुए आपको शायद साफ समझ में आ गया होगा कैसे दिखेगी, कैसे गिरेगी, क्या बनेगी। तो यहां आपसे पूछा रहा है कि ये जो रे आई इसी की वजह से क्या होगा, इसी की वजह से इसकी शैडो यहां बन जाएगी। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे भी शैडो बनेगी, उसका कुछ एक्स कोऑर्डिनेट जो है ये ओरिजिन आपको दिया गया है। फटाफट से निकालो मेरे भाई कितना आएगा एक्स एस। एक्स एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, थीटा के टर्म्स में तुम्हें आंसर देना है। रेडियस इस ये हेमिस्फेरिकल बाउल है, हेमिस्फेरिकल बाउल है, सवाल में दिया है, रेडियस आर है। ठीक है, पॉज करके सॉल्व करना है और उम्मीद है तुमने सॉल्व कर लिया होगा, क्योंकि अगर तुम देखोगे वापस से किसको, इसको, ये देखो ये रहा वो राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री के साथ, और ये एंगल है थीटा। तो tan थीटा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आई क्या बात समझ में? ठीक है, तो यहां से अगर मैं देखूंगा tan थीटा परपेंडिकुलर, इधर लिख दूं tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अपॉन बेस जो कितना है r, और r लिख दिया तो आपके पास एक्स एस कितना आ गया, r tan थीटा। मतलब यार एकदम फर्जी सवाल था, तुम बोलोगे यार तू ऐसे सवाल को हम थोड़ी ना करेंगे, तो लल्लू सवाल। हाँ सही बात है, लल्लू सवाल है, लेकिन जस्ट एक सवाल था, कर लिया कुछ भी। तो आगे बढ़ते हैं। तो इधर आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, आओ ओ हाँ जी, r tan थीटा इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ा जाए, ये तो समझ में आ गया होगा ना, कोई राइट एंगल ट्राइंगल है या हाइपोटेनियस। चलिए जी, तो अगला सवाल आपको बोला गया है थीटा इज द एंगल बिटवीन द साइड CA एंड CB, मतलब ये वाला एंगल है 3, 3, 4, ये इसकी साइड्स दे रखी है। तो आपसे पूछा है कि बताओ थीटा कौन सा रिलेशन फॉलो कर रहा है यहाँ पर। फटाफट से पॉज करके इसको सॉल्व करो। उम्मीद है आपने जब सॉल्व किया होगा तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो यहां से एक लाइन मैं खींचूंगा तो ये इसको क्या करेगा, ये जो लाइन है इसको इक्वल साइड्स में तोड़ देगा, मतलब ये आ जाएगा 2 और ये भी आ जाएगा 2। क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है ये एंगल बाइसेक्टर भी आता है, मीडियन भी आता है, एल्टीट्यूड भी आता है। और अब तो कुछ बचा नहीं है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो पहला क्या पूछ रहा है, कॉस थीटा। लो साहब, कॉस थीटा, थीटा के हिसाब से ये बेस है तो 2/3। tan थीटा, अच्छा tan थीटा, लो tan थीटा भी लिखते हैं। हाइपोटेनस पता है, बेस पता है, तो परपेंडिकुलर कितना आएगा सर, परपेंडिकुलर आ जाएगा अपने पास 3 का स्क्वायर जो कि है 9 माइनस 2 का स्क्वायर जो कि है 4, तो ये आ जाएगा √5। तो परपेंडिकुलर √5/2, √5/2। लो साहब, अच्छा तो ये गलत हो गया फिर। तो सर साइन थीटा भी बता दो यार, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, खत्म, सिंपल। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से ये रिलेशंस लगा सकते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं हम आगे और बात करते हैं अब इसकी। अब हमको ये पता है कि 90 से कम जो वैल्यूज थी या 90 तक जो वैल्यूज थी, जैसे कि 0, 30, 37, 45, 53, 60 और 90, इन वैल्यूज को तो हमको पता है। लेकिन अगर इससे ज्यादा बड़ी वैल्यूज आ जाए, जैसे कि साइन 120 डिग्री पे क्या होगा, 210 डिग्री पे क्या होगा, तो 90 से बड़े एंगल्स के लिए वैल्यू को कैसे निकाला जाए ये हम देखेंगे। पहले टाइम देखेंगे, है 15 मिनट। तो हम यहां पर ये देखेंगे कि अपने पास यहां बड़े वैल्यूज के लिए किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाए। तो ध्यान से सुनना मेरी बात जो मैं कह रहा हूं। तो मैंने यहां पे ये कहा कि यार ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, ये फोर्थ था। तो आप ये ध्यान रख लो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन, ए मतलब ऑल, सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। सर बात समझ नहीं आई आपकी, आप कहना क्या चाहते हो? मैं बस ये कहना चाहता हूं, मान लो आपसे पूछे कोई साइन 20 डिग्री की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, तो आपको ये चेक करना है 20 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है। 20 डिग्री मतलब 90 से छोटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। अच्छा सर तो फिर tan 20 भी पॉजिटिव होगा क्या? हाँ सर cot 20, हाँ भाई ये भी पॉजिटिव होगा सर, लेकिन वैल्यू कैसे निकालेंगे उसको अभी भाड़ में जाने दो, उसको छोड़ो, ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये ध्यान दो, ठीक है सर। इतना ध्यान रखते हैं, जैसा आप बोलते हैं वैसा वैसा हम करते हैं। अच्छा चलो आगे आते हैं सर। आगे कोई सर एग्जांपल लोगे 90 से बड़े एंगल का, 90 से बड़ा 180 से छोटा? हाँ ले लेते ना यार, 120, 150, 140, बहुत सारे एंगल हो जाएंगे। अच्छा ठीक है सर, तो अब क्या कहना चाहते हो सर यहाँ पे? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा। साइन पॉजिटिव होगा मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि अगर हमारे पास एंगल है साइन 100 डिग्री तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी? जी हाँ बिल्कुल। अच्छा सर लेकिन cos 100, इसका मतलब फिर नेगेटिव होगा क्या? एक नेगेटिव वैल्यू होगी क्या? हाँ, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन इज पॉजिटिव,
सर लेकिन यार साइन जो है ना वो कॉसेक के साथ रिलेटेड होता है, कॉसेक इज 1/sin, तो साइन पॉजिटिव है तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। जी हाँ बिल्कुल, साइन पॉजिटिव है तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव है। बोलने को मैं कह रहा हूं साइन, लेकिन वो अंडरस्टूड है कि यहां पर कॉसेक भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहां हम जो कह रहे हैं वो बात समझो कि साइन पॉजिटिव। ऐसे यहां tan पॉजिटिव तो कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव रहता है और सेक पॉजिटिव रहता है, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। यहां सिर्फ साइन कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, tan कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। इस तरीके से जैसे किसी ने कहा कि सर tan 300 डिग्री, tan 300 डिग्री नेगेटिव होगा, क्यों होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट है, 360 में से 60 माइनस किए, 300 डिग्री यहां आएगा, 270 प्लस 30, और नेगेटिव आएगा कॉस, सॉरी tan की वैल्यू कैसे है कि नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट है तो ये आपको ध्यान रखना है कि अब इसको याद कैसे कर लेते हैं, कास्ट, CAST है ना। और पता नहीं ऐसा पता नहीं तरह तरह के फफूंद होती है, जैसे कि ऐड शुगर टू कॉफी है ना, ऐड शुगर टू कॉफी, अलग अलग चीजें हैं, जैसे याद रखना वैसे याद रख लो भाई, ठीक है। तो अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि अगर एंगल 90 से बड़ा हुआ तो करना क्या है। अब तुम बोलोगे, इसको देखोगे और बोलोगे सर जो हमारा दिल है ना वो ऐसा धक धक कर रहा है, क्या लिखा हुआ है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। रुको, टेंशन ना लो, रुको समझो इसको क्या लिखा हुआ है। एफ टी का मतलब है कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सर मतलब साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है, tan हो सकता है, सेक हो सकता है, कॉसेक हो सकता है, जो भी 6 बताए थे उनमें से कोई भी हो सकता है। जैसे कि ये n क्या है सर, n है यहां पर इंटीजर। इंटीजर क्या होता है सर, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6, तो सारे इंटीजर आपको समझ में आ गए। पॉइंट में नहीं होना चाहिए, बस वो सब इंटीजर, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। 2.5 इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो सब ऑड इवन इंक्लूडिंग 0 ये क्या आ जाएगा अपने पास, इंटीजर आ जाएगा। अच्छा मतलब सर आप ये कह रहे हो कि n की वैल्यू 1 हो सकती है, हाँ। तो अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है साइन पाई, सर ये क्या है, प्लस या माइनस, मतलब या तो प्लस आ सकता है या माइनस आ सकता है। अच्छा मतलब आप कुछ ऐसा कहना चाह रहे हो, अगर कुछ ऐसा फंक्शन आ गया तो ये फॉर्मेट इससे मैच कर रहा है, हाँ कर रहा है ना यार। कोई भी फंक्शन n की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए, 1 है, पाई आ जाना चाहिए, प्लस माइनस थीटा, प्लस आ गया या माइनस आ गया। सर मतलब फिर आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो ये फॉर्मेट भी इससे मैच कर रहा है, हाँ। n की वैल्यू 2, प्लस माइनस की जगह माइनस आ गया। अच्छा सर तो अगर मैं कुछ इसका मतलब ऐसा लिख देता हूं मान लो, तो अब आप ये कहना चाह रहे हो कि ये इससे मैच नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा। अब कई लोग बोल रहे हो क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि यहां तो tan आ गया, लेकिन पाई के साथ 3/2 आ गया जो इंटीजर नहीं है, 3/2 आ गया जो इंटीजर नहीं है, तो ये इससे मैच नहीं कर रहा, ठीक है। अब तुम समझ गए होंगे थोड़ी सी बात कि सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई होगा तो उसको मैं पाई माइनस थीटा लिख सकता हूं, थर्ड में अगर कोई होगा तो उसको मैं लिख सकता हूं पाई प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कोई होगा तो उसको मैं लिख सकता हूं 2 पाई माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट को मैं 2 पाई प्लस थीटा भी लिख सकता हूं। समझ में आ रही है बात, हाँ सर समझ में तो आ रही है, आ तो रही है सर, आगे बढ़ो, पका बहुत रहे हो, लेकिन अभी और पको, अभी है टाइम, 12 मिनट है अभी अपने पास, सुनो अभी। अब बात ये आती है कि ये रूल, चलो ये तो समझ में आ गया क्या लिखा हुआ है, किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो अगर आपको इस फॉर्मेट में लिखी हुई चीज मिल जाती है तो इस पूरे को आप रेड्यूस करके ये लिख सकते हो। ये कहां से आया, ऐसे समझ लो मैथमेटिक्स का रूल है, बाकी मैथमेटिक्स में सर से पूछना कैसे आया क्यों आया, उसके लिए अपने पास टाइम नहीं है, तुम मैथ्स में अलग से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे। तो यहां पर ये वाला साइन, ये पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, ये डिसाइड करेगा ये फंक्शन और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट है। सर मतलब हम समझे नहीं, मैं समझा। पाई प्लस थीटा, पाई उसमें प्लस थीटा, तो सर थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। अच्छा थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, हाँ सर आ तो गया। पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट है तो ये फंक्शन देखो, साइन थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव, इसलिए यहां पर नेगेटिव आएगा, ठीक है। फिर प्लस और माइनस कौन डिसाइड करेगा, वो क्वाड्रेंट और फंक्शन। फिर ये फंक्शन एज इट इज, मतलब साइन था तो साइन लिख दो एज इट इज, और इस पूरे की जगह सिर्फ थीटा से काम चलो, बस तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अच्छा सर ये भी बता दो यार एक बार, चलो बता दे, जैसे 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है।
अब कई जने अगर सीधे जंप मारे, कई होते हैं, कईयों को कंगारू टाइप के नेचर के कई लोग होते हैं जो जंप मार मार के वीडियो देखते हैं, तो कई जंप मार के इधर आ गया और फिर पूछ रहा है सर 2 पाई माइनस थीटा जो है फोर्थ क्वाड्रेंट कैसे हो गया, तो थोड़ा सा जंप मार के पीछे चल जाओ, मैंने समझाया है, ठीक है। तो यहां पर cos 2 पाई माइनस थीटा, cos 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में cos होता है पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव आए, cos ही लिख देंगे और थीटा, इस तरीके से हम बात कर लेंगे, ठीक है सर। थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं और इसको करते हैं। जैसे कि 120, अब ये मेरे हिसाब से बताने की आपको जरूरत नहीं है कि 120 कौन सा क्वाड्रेंट है, ऑब्वियसली 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, सेकंड क्वाड्रेंट है। तो सर इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं क्या, 90 प्लस 30, यार देखो 90 प्लस 30 मतलब π/2 प्लस 30 आप लिख सकते हो, लेकिन मैंने उसका रूल अभी आपको पढ़ाया नहीं है, उसकी बात हम करेंगे। तो बेटर है मैं इसको अभी कैसे लिखूं, मैं इसको पाई के टर्म्स में लिखना पसंद करूंगा, क्योंकि मैंने अभी वही रूल पढ़ा है, तो उस रूल का एप्लीकेशन मैं यहां पे लगा रहा हूं। तो 120 को मैं लिख सकता हूं 180 माइनस 60, मतलब पाई माइनस 60। 180 को मैंने लिख दिया पाई माइनस 60, आई बात समझ में। अब क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये साइन है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, ये साइन 60 आ जाएगा, ये आ जाएगा √3/2, खत्म। cos 150 180 माइनस 30, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, फंक्शन एज इट इज, इस पूरे की जगह सिर्फ थीटा, cos 30 कितना आता है √3/2, तो ये माइनस का √3/2 हो जाएगा। 210 tan 180 प्लस 30 डिग्री, 180 प्लस 30 210, पाई प्लस 30 210, थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan होता है पॉजिटिव, फिर tan एज इट इज और इस पूरे की जगह सिर्फ 30, tan 30 आपके पास आ जाएगा 1/√3। ऐसे ही cos 127 है यार, ये 117, cos 127, तो 127 जो है वो क्या लिखूंगा मैं 180 माइनस 53। सर आपने इतना जल्दी कैसे कर लिया भाई, मैंने वो 180 माइनस 53 करके 127 लिखा था, है ना। तो ये बात ध्यान रखो, जो वैल्यूज तुमको पता है ना उसी में रिड्यूस होगा, है ना सर। मान लो अगर 117 होता तो सर, तो फिर यार ये एंगल 53 नहीं आता, फिर तुम आंसर नहीं निकाल पाते, समझ में आई बात। तो जो एंगल आपको पता है उसी में रिड्यूस होगा, तो घबराने वाली बात नहीं है। तो पाई माइनस 53, सॉरी हाँ सही तो है, पाई माइनस 53, तो पाई माइनस 53 कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव और cos एज इट इज रहेगा, और फिर 53 cos 53, दिमाग में पिक्चर बननी चाहिए, इधर एंगल 53 होगा तो इसके सामने वाला होगा 4, ये होगा 3, ये होगा 5, तो cos 53 मतलब 3/5, cos 53 देखो दिमाग में बनी पिक्चर, ये राइट एंगल ट्राइंगल बना, ये एंगल 53, इसके सामने वाला 4, तो ये 3 और ये 5, तो cos 53 3/5, खत्म। तो 3/5 माइनस, याद नहीं रहती है तो वैल्यू। ऐसे cos 323, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, ये आ जाएगा 2 पाई माइनस 37 डिग्री, 2 पाई 360 में से 37 माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है सर, पॉजिटिव होता है, cos ये ना भाई साहब ये, और cos फिर cos ही रहेगा, और ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 37। दिमाग में पिक्चर बनी चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल, इधर 37 इधर है, तो ये 3 होगा, तो ये 4 होगा, ये 5 होगा, तो cos 37 4/5, खत्म। दिमाग में पिक्चर बनाओ, वो ट्रिपलेट जो था अपना पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इस तरीके से आंसर आ जाएगा। तो अब बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। ओए इतना आगे भी नहीं जाना भाई, तेरे को इतना ओवर एक्साइटेड मत हो। हाँ अब हम बात कर रहे हैं सेकंड रूल की, और टाइम बचा अपने पास 7 मिनट, तो अभी फटाफट से देखते हैं सेकंड रूल क्या कह रहा है। सर सेकंड रूल में तो ये समझ ही नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है, याद करो याद। हाँ करते हैं सर, याद बताओ क्या याद करना है, किसको याद करना है, ये याद करो कितना था, π/2 था सर, 1π/2, 2π/2, 3π/2, 4, 5π/2, 6, 7π/2, 8, 9π/2, 10, 11π/2, 12, 13π/2, ऑड नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं π/2 के साथ। 1, 5, 9, 3, 7, 11 ये सब ऑड नंबर है, किससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं π/2 के साथ। तो जब भी आप बात करोगे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 प्लस समथिंग माइनस समथिंग, तो इन एंगल्स को आप ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 माइनस समथिंग प्लस समथिंग ऐसा करके कुछ लिख सकते हो, वही यहां पर ये लिखा हुआ है। सर लेकिन ये क्या है, ये यार ये है ऑड नंबर,
अगर n एक इंटीजर है तो। कैसे सर? मैं बताता हूँ। n अगर एक इंटीजर है तो 2n क्या होगा? अरे सर 2n तो फिर एक इवन नंबर हो जाएगा ना। क्यों भाई? सर क्योंकि इवन का मतलब होता है जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। तो अगर किसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पूरा नंबर अब 2 से एग्जैक्टली डिवाइड तो हो ही जाएगा। तो इसलिए 2n क्या है अपने पास? 2n जो है वो एक इवन नंबर है। अच्छा, तो इवन का जस्ट अगला क्या आता है? ऑड। और जस्ट पिछला भी क्या होता है? ऑड। तो 2n में अगर +1 कर दूंगा, -1 कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा? ऑड। इसलिए इसको मैं बोल रहा हूं ऑड। और ये क्या है? पूरा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ये पूरी जो कहानी है इसको क्या बोलते हैं हम? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। बोले सर आप इतना क्यों हिल रहे हो, शम्मी कपूर क्यों बोलते हो? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 ऐसे ऐसे। 2n - 1 into π/2 is odd multiple of π/2। तो अगर कुछ ऐसा लिखा होगा सर, मतलब हम समझ गए अब आप क्या कहना चाह रहे हो। अच्छा, हाँ सर बिल्कुल एकदम। कैसे सर? हम समझ गए, आप अब यही बोलना चाह रहे हो कि अगर कुछ ऐसा लिखा होगा sin π/2 प्लस थीटा cos π/2 माइनस थीटा, या tan मान लो 3π/2 प्लस थीटा cot 3π/2 माइनस थीटा। सर ऐसी ये चीजें जो हो गई ना, तो ये सब के सब इसी फॉर्मेट में लिखेले हैं। कैसे लिखेले हैं भाई? ft कोई भी फंक्शन आ सकता है, साइन कॉस टेन उन छह में से कोई भी एक। ऑड नंबर दिख रहा है 1 1 3 3 5 7 6 5 7 9 ऐसा भी आ सकता है। π/2 फिर दिख रहा है हमको प्लस या माइनस, तो प्लस भी आ जाएगा माइनस भी आ जाएगा, दोनों में से कुछ भी एक आ सकता है। और थीटा। अच्छा, तो फिर क्या लिखा जाएगा? ये फंक्शन वापस से यहां प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ये डिसाइड करेगा ये फंक्शन एंड दिस क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है वो तुम्हें पता है? कौन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, कौन किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है? हाँ सर पता तो है सर, लेकिन ये क्या लिख दिया आपने? एफसी। एफसी है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये किस चिड़िया का नाम है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इधर कोपचे में लिख देते हैं, जगह इतनी सी बची है तो यहां साइन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है काउस। सर साइन का तो इनवर्स कॉस है, मतलब 1/sin तो अरे 1 नहीं बोल रहा, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब साइन अगर यहां होगा तो उसको कॉस में कन्वर्ट करेंगे। सर क्यों, किस खुशी में? यार रूल है मैथमेटिक्स का, याद कर लो। बाकी मैथ्स वाले सर को परेशान करना इस बारे में, अपने पास टाइम नहीं है इसके लिए ना। अभी हम सीधे रूल सीखेंगे। tan जो है वो किस में आ जाएगा? cot में कन्वर्ट हो जाएगा, cot tan में हो जाएगा। साइन होगा, इधर साइन है तो cos लिख देना, cos है तो साइन लिख देना। कब? जब ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है। मल्टीपल ऑफ पाई में नहीं, उसमें चेंज नहीं होता है। और sec जो है वो cos sec में चेंज हो जाएगा। ये दिख तो रहा है ना तुमको? सर आपने वैसे मारी तो चीटियां थी, लेकिन फिर भी हम मैनेज कर लेंगे। चलो यार मैं साफ लिख देता हूँ, तुम बोलोगे कि पहली क्लास में कितनी गंदी गंदी हैंड राइटिंग लिख रहा है। इंप्रेशन बनाना भी नहीं आता बंदे को। तुम मन में कह रहे हो अभी कौन सा तीर मार लिया, अभी भी गंदी लिखी है राइटिंग तो। चलो, तो बात यहाँ पर ये है कि साइन होगा तो कॉस, टैन होगा तो कॉट, सेक होगा तो कॉसेक, कॉस होगा तो साइन, कॉट होगा तो टैन, कॉसेक होगा तो सेक। ठीक है? अच्छा सर इधर बता दो, इधर ज्ञान बाद में देना, पहले इधर की बात बता दो। जैसे कि π/2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है सर। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, देखो ये ध्यान रखना, इसको नहीं देखना है प्लस और माइनस के लिए, इसको देखना है इसको, क्योंकि क्वाड्रेंट जो एंगल है इस फंक्शन का है। सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, इस पूरे तामझाम की जगह आ जाएगा थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, बिल्कुल इसको लिख दो क्या? प्लस का कॉस कन्वर्ट होगा साइन में थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट 3π/2 प्लस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में 3π/2 प्लस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan होता है नेगेटिव, tan कन्वर्ट होगा किसमें? कॉट में और थीटा। 3π/2 माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कॉट दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो पॉजिटिव कॉट कन्वर्ट होगा किसमें? tan में और थीटा। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। टाइम 1 मिनट बचा भाई साहब, जल्दी से करते हैं। तो अभी हम बात करते हैं इसकी, तो इसको मैं क्या लिख लूंगा जल्दी से देखो, इसको देखेंगे हम, जल्दी से देखेंगे हम। और हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि साइन 120। तो साइन 120 को अगर मैं लिखता हूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? 90 प्लस 30। तुम बोलोगे सर इतना तेज क्यों पढ़ाने वाले भाई? 90 प्लस 30 120 होता है, इसमें क्या दिक्कत है? सर 150 को क्या लिखोगे? या चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 90 प्लस 30 कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव साइन कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट होगा cos 30। पीछे आंसर मैच कर लेना, सेम मैच करेगा, आंसर आ जाएगा √3/2।
cos 150 मतलब 90 प्लस 60। अगेन सेकंड क्वाड्रेंट है तो सर ये तो पॉजिटिव ही आएगा, तो पॉजिटिव आएगा, सही बात है। पॉजिटिव आएगा तो फिर अपने पास ये कितना आ जाएगा, कॉस आ जाएगा, कॉस आ जाएगा तो ये 60 आ जाएगा। एक मिनट देखा जल्दबाजी में, तो कॉस गड़बड़ कर देता, अभी कॉस था ये, मैंने यहीं पे है ना कॉस, तो 90 प्लस 60, अभी कॉस किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा, पहले साइन देखे। कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो फिर कॉस कन्वर्ट होगा किसमें, साइन में भी कन्वर्ट होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ऑड मल्टीपल आ रहा है इधर और इधर आ रहा है 60। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस था इसलिए नेगेटिव, फिर π/2 का ऑड मल्टीपल है इसलिए वो कन्वर्ट होगा और फिर 60 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का √3/2। ऐसे tan 210 चलो यार, एक है ना, एक किस्सा याद आ गया। जब हम एकदम स्टार्टिंग में पढ़ाने लगे थे तो मेरा एक दोस्त था, मतलब जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ाने लगा तो मेरा एक दोस्त था, उसको उसकी जिंदगी की पहली क्लास लेने को मिली। तो ये tan 210 से मेरे को एक बात ध्यान आई, तो वो एक फंक्शन लिखा के आ रहा था, उसको लिखाना था tan की पावर 10x, सॉरी मतलब 10 की पावर 10x और वो बंदा जो है ये लिख के आ गया वहां पे क्लास में, और पता है इसका डिफरेंशिएशन भी करवाया है वो, मतलब डिफरेंशिएशन पढ़ा रहा था तो वो बोलता है कि 10 की पावर 10x का डिफरेंशिएशन करो, और अब वो 10 में उसने, मतलब होता है ना कि पहली क्लास थी, अब वो पता है कोटा में कितने बच्चे होते हैं, मतलब एक बैच में 300 350 बच्चे, अभी तो फिर भी थोड़े से कम हो गए हैं है ना, कोविड के चक्कर में थोड़ा सा डिस्टेंसिंग रह रही है, 300 350 बच्चे बैठे हुए हैं, 10 की पावर 10 वो ये लिख के आ गया वहां पे नाम नहीं बताऊंगा, नहीं गाली देगा मेरे को, ठीक है। तो 10 की पावर 10x है ना, तो ऐसा मतलब वो चीज ध्यान आ गई, तो मतलब इसलिए मैंने बता दी, क्योंकि यार तुम बोलोगे सर क्यों हंसे थे, क्या याद आ गया था, तो भाई बता दिया, इधर ही क्लियर कर दिया है ना। चलो तो 210 डिग्री को क्या लिखेंगे हम, 210 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 270 माइनस 60, मतलब 3π/2 माइनस 60। 3π/2 माइनस 60 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, पॉजिटिव, π/2 का ऑड मल्टीपल है तो tan कन्वर्ट होगा किसमें, कॉट में, अपने कॉम्प्लीमेंट्री में, और ये कितना आ जाएगा 60, तो cot 60 आ जाएगा आपके पास कितना, √3, ओ सॉरी 1/√3। तुम बोल रहे होंगे सर आप भी कम नहीं हो अपने दोस्त थे, अभी cot 60 को √3 लिख देते है ना, मतलब प्रमाण देते थे कि आप भी उसी के दोस्त हो एकदम पक्के वाले। चलो तो ये अपना 127 था, तो 127 इसको क्या लिखूंगा मैं, इसको लिख दूंगा मैं cos π/2, 90 प्लस 37 डिग्री, तो 90 प्लस 37 डिग्री, तो cos 90 प्लस 37 सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा, नेगेटिव, cos कन्वर्ट होगा साइन में, और साइन 37 डिग्री बनाओ डायग्राम, 37 एंगल इधर आया, 37 के सामने वाला कितना 3 और ये 5, तो साइन 37 3/5, आई बात समझ में। cos 320, सो cos 323 क्या था अपने पास, 360 माइनस 57, तो cos 360 फोर्थ क्वाड्रेंट में cos आता है पॉजिटिव, ओहो मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा, मेरे को तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 लिखना है ना, तो cos 270 मतलब 3π/2 प्लस 270 प्लस 53, मैंने पहले गलत लिख दिया था क्या, हाँ, तो 3π/2 प्लस 53, अब सुनो 3π/2 प्लस 53 है तो कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसा आता है, पॉजिटिव आता है, लेकिन ये क्योंकि ऑड मल्टीपल है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, साइन में, और कितना आया sin 53, वापस से बनाओ दिमाग में डायग्राम, sin 53 ये एंगल 53, तो इसके सामने वाला 4, sin 53 4/5, तो ये कितना आ जाएगा 4/5। इस तरीके से आप जो है ये वैल्यूज निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। अब आपको ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 प्लस माइनस थीटा में कन्वर्ट करना है कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई प्लस माइनस थीटा में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो अब तुम बोलोगे सर लेकिन आपने इवन मल्टीपल ऑफ पाई आ जाता, तो ऐसा कुछ आ जाता, तो इवन मल्टीपल ऑफ π/2, फिर कौन सा रूल लगाएंगे, अरे मेरे भाई इवन मल्टीपल ऑफ π/2 तो मतलब कट जाएगा ना, तो ये तो 2π/1 वाला रूल लग जाएगा, 2π प्लस माइनस थीटा। उम्मीद है बात समझ में आएगी। अब कुछ फंक्शंस है जो आपको, सॉरी कुछ फॉर्मूलेज है जो आपको याद रखने हैं। साइन a प्लस बी, मैंने शायद लिख रखे हो यार पहले, ओ यार मैं कितना घटिया इंसान हूँ, कितना आलसी इंसान हूँ, मैंने नहीं लिखे, कोई बात नहीं मैं लिख के देता हूँ, टाइम हो चुका है तो फटाफट से 1 मिनट में ये फॉर्मूले लिखेंगे। ये फॉर्मूले थोड़े इंपॉर्टेंट है, काम में आते हैं, इसका एक एप्लीकेशन में बता दूंगा, बाकी एप्लीकेशन आप धीरे धीरे देखते रहेंगे आगे वाले सवालों में, याद जरूर रख लेना। साइन a प्लस बी,
तो इसको आप लिख सकते हैं साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। साइन ए माइनस बी, तो इधर माइनस तो इधर माइनस आ जाएगा। ऐसे एक फॉर्मूला होता है आपके पास कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। सर सच्ची में याद करने क्या, और तो क्या, माइनस आ गया तो इधर इधर आ जाएगा प्लस, ठीक है सर। फिर और कोई फॉर्मूला है क्या? हाँ है ना भाई, जैसे कि साइन 2a, साइन 2a का फॉर्मूला है साइन 2 साइन a cos है, याद रख लेना। वैसे मैथ्स में तुम इससे भी खतरनाक खतरनाक फॉर्मूले याद रख लोगे, साइन 3a भी है ना, वो मैं नहीं लिखवा रहा, वो मैथ्स में ही देख लेना, और अगर कहीं यूज आ गया तो मैं बता दूंगा। तो cos 2a कितना होता है? cos 2a का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। इसके बाद सर और कोई चीज? हाँ है ना भाई, आइडेंटिटी भी है, जैसे कि आपको पता है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज व्हाट? इट इज cot स्क्वायर थीटा। अरे क्या लिख दिया मैंने, इट इज sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये 1 होता है। ऐसे ही 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाता है आपके पास cosec स्क्वायर थीटा। तो ये कुछ आइडेंटिटीज है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। और कुछ फॉर्मूला है क्या सर? हाँ है, जैसे कि tan a प्लस बी, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। सर इधर माइनस आ गया तो यहाँ माइनस लगा दो, यहाँ प्लस लगा दो। सर एक एप्लीकेशन बता दो भाई, चलो ठीक है, लास्ट एक एप्लीकेशन निकाल देख लेते हैं फटाफट से। जैसे कि मैंने क्या कहा, आपसे कोई कहता है कि साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालो, तो आप कहोगे साइन 15 डिग्री, याद कर सको तो कर लेना, रिजल्ट डायरेक्ट, बाकी ऐसे निकलती है। जैसे मैंने क्या कर दिया, 15 को लिख दिया 45 माइनस 30, क्योंकि मेरे को 45 की भी वैल्यू पता है, 30 की वैल्यू पता है, तो मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा? साइन ए माइनस बी। अच्छा कई जने ऐसे बोलते हैं कि सर ऐसा मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्या, ये साइन को इससे मल्टीप्लाई कर दो और उससे मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, है ना, ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्योंकि कई होते हैं, कई ऐसे पूछ जाते हैं कि सर ऐसा लिखा है ना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो सर ऐसा कर लेते हैं, एस से एस काट देते हैं, तो इन थीटा अपॉन को थीटा, थीटा से थीटा भी काट दो, इन बाय को हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं होता ना मेरे भाई, ये ऐसा नहीं कि ये कुछ एक अलग क्वांटिटी है जो इससे मल्टीप्लाई हो रही है, ये पूरा एक फंक्शन है ना। चलिए, तो क्या अलग होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है साइन ए, ये क्या है अपना ए और ये है बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये कितना आ जाएगा? cos 30 आता है अपने पास √3/2 और ये नीचे है 2√2 आ जाएगा, इसका √2 और इसका 2, cos 45 1/√2 sin 30 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2√2, तो सॉल्व होके आ जाएगा √3 - 1 अपॉन 2√2, √3 ही है बस, है ना। तो ये आंसर आ जाएगा इस तरीके से। एक लास्ट और एक कई मिसकंसेप्शन होते हैं बच्चों के, वो भी मैं दूर ही कर दूं। कई जने पूछते हैं सर साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का स्क्वायर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? यस, ये दे बोथ दे आर नॉट इक्वल। साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब है साइन थीटा इंटू साइन थीटा, और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है साइन थीटा इंटू थीटा। आई बात समझ में? तो यस, दे बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। और ऐसे ही सर 2 साइन थीटा लिखा हुआ है, तो इसको मैं साइन 2 थीटा नहीं लिख सकता क्या? नहीं लिख सकते। इसका फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया, ये होता है, ठीक है। तो ये चीजें आप थोड़ा सा ध्यान रखें। आज का सेशन होता है यहीं पे समाप्त, फाइनली, ठीक है। तो फाइनली आज का सेशन होता है यहीं पे समाप्त। अब तुम बोले अरे सर सेशन समाप्त होते आप में भी एक नई जान आ गई। चलो, तो सेशन समाप्त, और इसी तरीके से हम पढ़ेंगे एकदम जोश के साथ, लेकिन होश को संभालते हुए पूरी मेहनत लगाएंगे, और बिल्कुल ये सेशन नहीं, कोर्स खत्म होते होते हम एक इससे लेवल पे पहुंच जाएंगे जिससे कि आपको 12th में कोई दिक्कत ना हो, और बोलो कि आप भाई आजा 12th तेरे लिए तैयार है, हम एकदम 11th में पूरी तैयारी करके आए, हम एकदम शानदार कुश्ती लड़वा ले, तो है कि नहीं। चलो, तो आज के लिए बस इतना ही। बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय। ओके, सो बाय गाइस।